यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम लोग अब रिवीजन लेक्चर में प्रैक्टिकली पूरा कॉस्टिंग और एफएम खत्म हो चुका है। उसकी थ्योरी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने जा रहे हैं, थ्योरी का रिवीजन लेक्चर करने जा रहे हैं। ठीक है, पहले मैंने लिया है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, और जो ये रिवीजन लेक्चर होगी वो आईपीसी वाले बच्चे एज वेल एज इंटर वाले बच्चे दोनों के लिए रिलेवेंट है, एक्सेप्ट सम चैप्टर। जहां भी मुझे लगेगा कि ये सिर्फ न्यू के लिए है तो मैं बोल दूंगा, नहीं तो ऑलमोस्ट 99% कंटेंट तो न्यू और पुराने दोनों बच्चों के लिए सेम है। चलो आ जाओ रिवीजन लेक्चर पे। अगर रिवीजन लेक्चर लेंदी होती है तो 2 पार्ट में अपलोड हो जाएगा, पार्ट 1 पार्ट 2 करके चैप्टर लिखा होगा। पार्ट 1 वाले लेक्चर में कौन कौन से चैप्टर कवर है, ठीक। पहले तो थोड़ा सा मीनिंग देखते हैं। बेसिक कॉस्टिंग के रिवीजन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले जो कॉस्ट का थ्योरी है उससे पहले थोड़ा सा बेसिक देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आएगा नहीं, जिस पे भी आएगा मैं इंपॉर्टेंट मार्क करता जाऊंगा, ठीक है। कॉस्ट का मतलब क्या होता है किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी सर्विस, किसी भी जॉब को बनाने के लिए जो भी कॉस्ट इनकर्ड होते हैं, ऑल द कॉस्ट इनकर्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट, सर्विस, गुड्स, उसको बोलते हैं कॉस्ट। और कॉस्ट दो हो सकते हैं, ताकि एक्चुअल या नोशनल। ये क्या होता है सर? एक्चुअल कॉस्ट तो वो जो रियल में इनकर्ड हुआ है। नोशनल कॉस्ट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कॉस्टिंग में नोशनल कॉस्ट का कॉन्सेप्ट होता है कि जो कॉस्ट इनकर्ड तो नहीं हुए हैं इम्प्यूटेड कॉस्ट भी बोल सकते हो। जैसे नोशनल रेंट हो गया बिल्डिंग का, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया, मैं अपने ही कैपिटल पे खुद को इंटरेस्ट दे रहा हूँ, इसको बोलते हैं नोशनल कॉस्ट। दोनों कॉस्ट का हिस्सा होता है। अगला है कॉस्टिंग। कॉस्टिंग मतलब प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। किसी भी प्रोडक्ट, किसी भी सर्विस में कितना कॉस्ट लगता है उसको आइडेंटिफाई करने को बोलते हैं कॉस्टिंग। एक प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालने को बोलते हैं कॉस्टिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग देखो, अगर ये कॉस्टिंग है ना, कॉस्ट अकाउंटिंग इससे भी थोड़ा बड़ा होता है। क्यों? कॉस्ट अकाउंटिंग में इन्वॉल्व होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ आइटम ऑफ कॉस्ट एंड रेवेन्यू, कि कितना कितना खर्चा लगा प्रोडक्ट बनाने में या किसी सर्विस को देने में, रेवेन्यू कितनी आई, कॉस्ट की क्लासिफिकेशन कि उसमें मटेरियल, लेबर, ओवरहेड कितना है। क्लासिफिकेशन अभी देखेंगे बहुत किस्म से किया जा सकता है। कॉस्ट कंट्रोल इन सब चीज़ों को कॉस्ट अकाउंटिंग डील करता है, तो ये इससे भी बड़ा हो गया। कॉस्ट अकाउंटेंसी है, देखो जहां भी अकाउंटेंसी ये वर्ड आता है ना, वो थोड़ा इससे भी वाइडर हो गया। ये क्या करता है कॉस्ट अकाउंटेंसी? तो सर जो भी कॉस्टिंग के प्रिंसिपल है, जहाँ पे हम देख रहे हैं कि कॉस्ट आइडेंटिफाई कैसे करें, क्लासिफाई कैसे करें, कॉस्ट को कंट्रोल कैसे करें, इन सब को यूज करके डिसीजन मेकिंग में अगर यूज करते हैं हम, कि उसको ध्यान में देके डिसीजन कैसे ले, उसको बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटेंसी। मैनेजमेंट अकाउंटेंसी ये कॉस्ट अकाउंटिंग से भी बड़ा है। मैनेजमेंट अकाउंटिंग देखो यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटिंग, वैसे ही फाइनेंशियल अकाउंटिंग, वैसे ही बजट हो गया, बजटिंग, टैक्सेशन, ये सब चीज को ध्यान देके बनता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन सब चीज पे फोकस करता है, क्योंकि मैनेजमेंट अकाउंटिंग का क्या पर्पस है? फॉर द पर्पस ऑफ डिसीजन मेकिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग को भी डिसीजन लेना है, इसीलिए सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग नहीं, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, बजटिंग, टैक्सेशन, लॉस, सब चीज को ध्यान देता है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। कॉस्ट मैनेजमेंट का मतलब क्या होता है? तो कॉस्ट मैनेजमेंट का मतलब होता है कॉस्ट कंट्रोल। सिंपल सा बेसिक सा चीज था, ये आ सकता है ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट की अकाउंटिंग हम क्यों करते हैं? मैंने बोला था कॉस्ट अकाउंटिंग मतलब एक प्रोडक्ट में कितना खर्चा लगता है, सबको जोड़ के एक जगह लिख के प्रोडक्ट का कॉस्ट निकालने को बोलते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, है ना। उसका ऑब्जेक्टिव क्या है? पहला असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट, कि कॉस्ट हमें पता चलेगा प्रोडक्ट का या फिर किसी सर्विस का वो तो तभी पता चलेगा ना जब सबको एक जगह लिख के टोटल कॉस्टिंग करोगे। हम कॉस्ट शीट बनाते हैं इसके लिए डिटर्मिनेशन ऑफ सेलिंग प्राइस एंड प्रॉफिटेबिलिटी। जाहिर सी बात है, प्रोडक्ट का कॉस्ट पता होगा तभी तो हम सोचेंगे कि हम कितना प्रॉफिट चार्ज करके कितने में बेचें, है कि नहीं। कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन ये क्या है? तो अभी पढ़ने वाले हैं डिटेल में, इस पे क्वेश्चन भी आता है।
और डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। अब देखो कंट्रोल एंड रिडक्शन ऊपर के पॉइंट में तो थे ही, यहाँ पे अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे पूछेगा। ठीक, एक क्वेश्चन ये हो गया, एक अगला ये हो गया, कॉस्ट कंट्रोल एंड कॉस्ट रिडक्शन। चलो देखते हैं ये क्या है। देखो स्टैंडर्ड कॉस्टिंग आपने देखा है, उसमें हम क्या करते थे, एक स्टैंडर्ड कॉस्ट फिक्स कर लेते हैं और कोशिश करते हैं अपना कॉस्ट उस स्टैंडर्ड से कम है। इसको बोलते हैं, एक मेथड है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, कॉस्ट कंट्रोल करने का। कॉस्ट कंट्रोल में होता क्या है, कॉस्ट कंट्रोल में हम एक टारगेट फिक्स कर लेते हैं, प्री डिटरमाइंड कॉस्ट, जिसको स्टैंडर्ड कॉस्ट भी बोल सकते हो, और कोशिश करते हैं हमेशा कॉस्ट उससे कम हो। ठीक, पर कॉस्ट रिडक्शन में क्या होता है, हम फोकस करते हैं कि हम मैन्युफैक्चरिंग ऐसे करें कि दिन पर दिन आपका जो प्रोडक्ट कॉस्ट है, हमारा एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, उसको घटाते जाए। ठीक, तो ये है कॉस्ट रिडक्शन। ठीक, ये देखो एक सर्टेन लिमिट तक कर सकते हो कॉस्ट कंट्रोल, है कि नहीं। तो ये क्या है, एक बार इसकी टारगेट मीट हो गई, आपकी ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाएगा कि हाँ स्टैंडर्ड इतना था, उससे कम में मुझे बनाने हैं। और ये कॉस्ट रिडक्शन नो विजुअल है, आप इसमें क्या कर रहे हो, अपने आप को दिन पर दिन प्रोडक्शन प्रोसेस को बेहतर कर रहे हो कम से कम कॉस्ट में बनाने के लिए। तो इसका तो कोई लिमिट ही नहीं है कि नहीं। बेहतर 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 करते जाओगे, कॉस्ट घटते जाएगा। ये प्रिवेंटिव अप्रोच है, कॉस्ट कंट्रोल प्रिवेंट करता है कॉस्ट को। ये करेक्टिव अप्रोच है, दिन पर दिन आपको पता चलेगा कि इसको करेक्ट करके और खर्चे कम किया जा सकता है, उसको करेक्ट करके और खर्चे कम किया जा सकता है। इसीलिए ये देखो कॉस्ट कंट्रोल पास्ट एंड प्रेजेंट को फोकस करता है, और ये प्रेजेंट एंड फ्यूचर को फोकस करता है। क्यों, कॉस्ट रिडक्शन के लिए फ्यूचर को भी तो ध्यान देना जरूरी है, फ्यूचर एलिमेंट को। ये तो सिर्फ कॉस्ट कंट्रोल करना है इसको, कि एक कॉस्ट सेट कर लिया है, पास्ट को ध्यान देके, और प्रेजेंट में कोशिश करेगा उस कॉस्ट से हमेशा नीचे में गुड्स बनाऊं। यहाँ लिखा है कि कॉस्ट कंट्रोल सिक्स अटेनमेंट ऑफ लोएस्ट पॉसिबल कॉस्ट अंडर एग्जिस्टिंग कंडीशन। हाँ, कॉस्ट कंट्रोल यही तो ध्यान देता है कि एक टारगेट सेट है, एग्जिस्टिंग कंडीशन में मैंने सोच लिया है कितने में बनाना है, और कोशिश करूंगा उससे कम में हमेशा बनाऊं। पर ये कॉस्ट रिडक्शन रिकॉग्नाइज नो सच कंडीशन। कॉस्ट रिडक्शन में ऐसा कुछ कंडीशन नहीं होता है कि हमने सेट कर रखा है, पर हम किस चीज पे ध्यान देते हैं, चेल विद रिजल्ट इन लोअर कॉस्ट। हमेशा कोशिश करते हैं कि चेंज करते रहे अपनी प्रोडक्शन प्रोसेस से, और कॉस्ट कम से कम करते रहे। ठीक, समझ में आया कॉस्ट रिडक्शन एंड कॉस्ट कंट्रोल। चलो ये जरा स्कोप है, ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ दो। रिलेशनशिप रिलेशनशिप में जनरली रिलेशनशिप कम और डिफरेंस ज्यादा आता है। कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग का डिफरेंस मैंने आपको बता रखा है। कहाँ पे बता रखा है सर, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम जब पढ़ाया था उस चैप्टर की शुरुआत ही किया था मैंने, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल अकाउंटिंग की डिफरेंस से। तो यहाँ डुप्लीकेसी हो जाएगी, वो चैप्टर तो आप रिवाइज करोगे ही प्रैक्टिकल के लिए, वहां पे आप पढ़ लोगे। ये डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। दूसरा इंपॉर्टेंट, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का देखो 3 4 5 पॉइंट लिख दोगे काफी है। एक तो नेचर लिख देना कि कॉस्ट अकाउंटिंग क्या सिर्फ क्वांटिटेटिव चीजों से डील करता है कि कितना 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 खर्चा लगा, पर ये क्वांटिटेटिव एज वेल एज क्वालिटेटिव, क्योंकि इसको तो डिसीजन भी लेना है ना। वैसे ही देखो एरिया कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ कॉस्ट से रिलेटेड चीजों में डील करता है, पर फाइनेंशियल अकाउंटिंग मैंने बताया था कॉस्ट अकाउंटिंग प्लस बजटिंग प्लस फाइनेंशियल अकाउंटिंग प्लस टैक्सेशन सब चीज को ध्यान देता है, तभी तो डिसीजन ले सकते हैं। रिकॉर्डिंग, ये पास्ट एंड प्रेजेंट को ध्यान देके मतलब ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करता है, प्रेजेंट में क्या हुआ एंड हिस्टोरिकल ट्रांजेक्शन क्या है। पर ये प्रेजेंट एंड फ्यूचर, फ्यूचर इसलिए क्योंकि इसको डिसीजन लेना है तो उस चीज को फ्यूचर की जो फैक्टर्स है उसको ध्यान देना पड़ेगा। अगला है ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सर मैनेजमेंट अकाउंटिंग का तो ऑब्जेक्टिव है डिसीजन लेना, डिसीजन मेकिंग रिगार्डिंग कॉस्ट कंट्रोल, इंक्रीजिंग द प्रॉफिटेबिलिटी की कॉस्ट कम से कम कैसे है, प्रॉफिट ज्यादा है ज्यादा कैसे है। कॉस्ट अकाउंटिंग की ऑब्जेक्टिव क्या है, कॉस्ट डिटरमाइन करना कि एक प्रोडक्ट का कॉस्ट कितना है। ठीक है, और तीसरा जो डिफरेंस है वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, हो भी तो कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का डिफरेंस पूछा है फाइनेंशियल अकाउंटिंग के साथ, तो मेरे हिसाब से ये आप इग्नोर करो, पूछेगा मैक्सिमम तो यही दो पॉसिबिलिटी है, इसी पे पूछेगा, क्योंकि आपको सिर्फ इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट चीज को ही बार बार रिवाइज करनी चाहिए।
अननेसेसरी को इग्नोर करो। ये मेरे हिसाब से उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, आप बस स्कैनिंग कर लेना एक बार, पर उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के यूजर, कुछ इंटरनल यूजर होते हैं, कुछ एक्सटर्नल यूजर, ये भी उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है। जहाँ पे इम्पोर्टेंट होगा उसको मैं पढ़ाऊंगा। एक गुड कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम कैसा होना चाहिए, क्या क्या उसमें होना चाहिए, तो सिंपल होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए, यूनिफॉर्म होनी चाहिए, ये सारी चीजें हैं, ये भी उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। ऐसा क्वेश्चन नहीं आता। ऑलवेज क्वेश्चन आपकी कॉन्सेप्ट जानने के लिए कि आप कितना अच्छे से पढ़े हो इसके लिए आता है, ये सब उतना नहीं आता प्रैक्टिकल या फिर आईपीसी लेवल पे। इंस्टॉलेशन एक बार देख लेना। इंस्टॉलेशन करते टाइम हमें अपनी ऑब्जेक्टिव पता होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का नेचर ऑफ बिजनेस कैसा है, वैसा ही सिस्टम हमें चाहिए है कि नहीं। ऑर्गेनाइजेशन का हायरार्की कैसा है, प्रोडक्ट हमारा कैसा है, प्रोडक्शन प्रोसेस कैसा है, इस चीज को ध्यान देकर वैसा सिस्टम बनाएंगे, है कि नहीं। वैसे ये भी क्वेश्चन आएगा नहीं। जिस भी क्वेश्चन को मैं इंपॉर्टेंट मार्क करता हूँ उसी को आपको बार बार पढ़ना है, ठीक। अभी हमने दो ही चीज को इंपॉर्टेंट मार्क किया, आप ध्यान दोगे तो। एक ये डिफरेंस, तीन चीज को, एक ये, एंड थर्ड वन इज ऑब्जेक्टिव। तीन क्वेश्चन बने। लिमिटेशन देख लेना जरा कॉस्ट अकाउंटिंग की। चौथा क्वेश्चन ये कि कॉस्ट अकाउंटिंग की क्या लिमिटेशन है। देखो कॉस्ट अकाउंटिंग एक्सपेंसिव क्यों है। कॉस्ट अकाउंटिंग बनाओगे, फाइनेंशियल अकाउंटिंग तो ऐसे भी बनाना पड़ेगा, कंपनी के प्रॉफिट बनाने के लिए तो दो दो बुक्स बनाने पड़ेंगे। रिक्वायरमेंट ऑफ रिकॉन्सिलेशन, कॉस्टिंग का प्रॉफिट अलग होता है, फाइनेंशियल का अलग, रिकॉन्साइल करना पड़ेगा। डुप्लीकेसी ऑफ वर्क, दो दो चीज जो देखो एक्चुअल प्रोडक्ट से रिलेटेड खर्चे वो कॉस्ट में भी डर रही है, फाइनेंशियल में भी डर रही है। प्रोडक्ट का रेवेन्यू कॉस्ट में भी डर रहा है, फाइनेंशियल में भी डर रहा है, तो डुप्लीकेशन हो जाता है। इनएफिशिएंसी, कई बार इनएफिशिएंसी हो जाती है मैनेजमेंट की। तो ये सारे पॉइंट है, आप लिख सकते हो इसमें, पर ये उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, पर आ सकता है। बेसिक टर्म वेरी मच इंपॉर्टेंट, यहाँ से कुछ भी आ सकता है। वीवीआई कॉस्ट ऑब्जेक्ट का मतलब क्या होता है, जिसका कॉस्ट हमें निकालना है उसको बोलते हैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट। कॉस्ट ऑब्जेक्ट इज एनीथिंग फॉर विच सेपरेट कॉस्ट कैन बी, फॉर विच सेपरेट मैनेजमेंट ऑफ कॉस्ट इज रिक्वायर्ड। जिसका भी हमें कॉस्ट निकालना है उसको कॉस्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोडक्ट, कोई सर्विस, कोई जॉब, उसको कॉस्ट ऑब्जेक्ट बोलते हैं। कॉस्ट यूनिट का मतलब क्या होता है, यूनिट ऑफ गुड्स एंड सर्विस जिसमें हम कॉस्ट को मेजर करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे देखो, आप एक शॉपकीपर के पास जाते हो, बोलोगे चावल कैसे है, बासमती राइस, तो बोलेगा ₹80 पर केजी, है ना। एक स्टैंडर्ड बन चुका है कि वो बोलेगा 80 पर केजी। पता है ये उसने कॉस्ट जो है ना राइस का पर केजी के हिसाब से बताया, तो ये पर केजी क्या है, कॉस्ट यूनिट है। कॉस्ट यूनिट मतलब प्रोडक्ट या सर्विस गुड्स या सर्विस का वो यूनिट जिसमें हम कॉस्ट को एक्सप्रेस करते हैं। फॉर एग्जांपल गाड़ी हो गया, ऑटोमोबाइल, नंबर ऑफ यूनिट्स कि एक कार का कॉस्ट कितना है, एक बाइक का कॉस्ट कितना है। सीमेंट जनरली पर बैग या फिर टन के बेसिस पे भी होता है, पर बैग एक बैग सीमेंट का कितना, मतलब एक जो बोरी होती है। वैसे ही केमिकल लिक्विड जनरली लीटर, जैसे पेट्रोल देखो हम बोलते हैं ना 1 लीटर पेट्रोल का कॉस्ट कितना, किलोग्राम कम ही यूज होता है, पर आप सब याद रखना, ठीक है। ये आएगा वेरी मच इंपॉर्टेंट। यहाँ से क्वेश्चन आएगा कि कॉस्ट यूनिट बताइए कौन कौन सी इंडस्ट्री में कौन सी कॉस्ट यूनिट यूज होता है। सही पावर, किलोवाट आवर, जो हैवी चीजें होती हैं जो बल्क में बाई सेल होता है, जैसे कि स्टील या फिर शुगर उगर, वो टन पर केजी। ट्रांसपोर्ट सर्विस कॉस्टिंग में मैंने बताया था, पैसेंजर किलोमीटर। गैस क्यूबिक फुट। टेक्सटाइल मीटर के अनुसार, तो ये थोड़ा देख लेना, ये इंपॉर्टेंट है। वैसे ही कुछ अदर एग्जाम्पल मैंने लिखा है, ये भी देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। और इसी में थोड़ा और मैंने एक्सटेंड कर दिया है अपनी तरफ से, ये भी देख लेना, ये भी इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो सेलिंग हो, ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग से थोड़ा सा रिलेटेड है, पर आप देख लो कि कौन से खर्चे के लिए कौन सा कॉस्ट यूनिट। मान लो सेलिंग का खर्चा है, कौन सा कॉस्ट यूनिट हम यूज करेंगे, वैल्यू ऑफ सेल या फिर ऑर्डर टिकट या कस्टमर कॉल के अनुसार, जैसे वो कॉस्ट इनकर्ड होता है ना, या जैसे हम एक्सप्रेस करते हैं जनरल लाइफ में, वही है बस। तो ये थोड़ा ध्यान रखना। अगला है कॉस्ट ड्राइवर। कॉस्ट ड्राइवर का मतलब वो फैक्टर विच मेक्स चेंजेस इन कॉस्ट। फॉर एग्जाम्पल ये कहाँ हमने पढ़ा था, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में पढ़ा था, अगर आपको याद ना आ रहा हो तो। कॉस्ट ड्राइवर का एग्जांपल देता हूँ। आउटरिंग कॉस्ट लगता है जब हम गुड्स ऑर्डर करते हैं, करेक्ट।
तो ऑर्डर क्या हो गया, जो हम ऑर्डर कर रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, एक्टिविटी। एक्टिविटी मतलब वो चीज जिसकी वजह से कॉस्ट लग रहा है। नंबर ऑफ ऑर्डर क्या हो गया, नंबर ऑफ ऑर्डर बढ़ेगा तो कॉस्ट बढ़ेगा, नंबर ऑफ ऑर्डर घटेगा कॉस्ट घटेगा। तो ये नंबर ऑफ ऑर्डर जो है ना, जो कॉस्ट में चेंजेस ला रहा है, इसको बोलते हैं कॉस्ट ड्राइवर। समझ में आया? चलो, फैक्टर और वेरिएबल विच अफेक्ट द लेवल ऑफ कॉस्ट। अगला है रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर, ये इंपॉर्टेंट है। रेस्पॉन्सिबिलिटी सेंटर वो डिपार्टमेंट है ऑर्गेनाइजेशन का, वो पर्सन है जो किसी ना किसी पर्टिकुलर चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कॉस्ट सेंटर कॉस्ट सेंटर वो डिपार्टमेंट है जो कॉस्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जहाँ पे कॉस्ट इनकर्ड होते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन डिपार्टमेंट एक कॉस्ट सेंटर का एग्जांपल है, क्यों, क्योंकि वहाँ पे कॉस्ट इनकर्ड होते हैं। वैसे ही रेवेन्यू सेंटर मतलब वो डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन का जहाँ पे रेवेन्यू इनकर्ड होते हैं, जहाँ पे रेवेन्यू जनरेट होते हैं, या फिर जो रेवेन्यू के लिए रिस्पॉन्सिबल है उसको बोलते हैं रेवेन्यू सेंटर। फॉर एग्जांपल सेल्स डिपार्टमेंट। ये क्या था, देखो मेरा पर्पस है कि जो चीज आप नहीं समझे हो, एक तो बता दूं कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आएगा, और उसको सिंपल वे में समझा दूं कि एक बार जब आप उस चीज को पढ़ो तो आपको एकदम पढ़ के लगे अरे जैसा पढ़ा था वही तो लिखा है यहाँ पे। प्रॉफिट सेंटर ये दोनों चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, एक रेवेन्यू, दूसरा कॉस्ट। क्यों, क्योंकि रेवेन्यू में से कॉस्ट घटाओगे तभी तो प्रॉफिट आएगा। तो ये दोनों चीज पे ध्यान देता है वो ऑर्गेनाइजेशन है जो प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट पे ध्यान देता है। उसके लिए इसको दोनों चीज पे ध्यान देने की जरूरत है। और इन्वेस्टमेंट सेंटर क्या है, वो डिपार्टमेंट है जो किस पे ध्यान देता है कि इन्वेस्टमेंट अल्टरनेटिव हम पता करें, पॉजिटिव इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी में डाले पैसा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कैसे बढ़ाए, इस पे ध्यान देने वाले डिपार्टमेंट या पर्सन को क्या बोलते हैं, इन्वेस्टमेंट सेंटर। एग्जाम्पल के तौर पे बताओ, जो फाइनेंस डिपार्टमेंट होता होगा वो है इन्वेस्टमेंट सेंटर का एग्जाम्पल। चलो, तो ये इंपॉर्टेंट था। वैसे मैंने ऊपर ही जो इसका हेडिंग था बेसिक टर्म, इसी पे वीवीआई मार्क कर रखा है। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट मेरे पढ़ाने लायक इसमें कुछ भी नहीं है। मटेरियल लेबर ओवरहेड क्या होता है, कॉस्ट को एलिमेंट के अनुसार या नेचर के अनुसार मटेरियल लेबर ओवरहेड में बांट सकते हैं। आपको पता ही है, तीनों पे आपने पर्टिकुलर चैप्टर पढ़ा है, फंक्शन के अनुसार आप बांट सकते हो। आपने पता है कॉस्ट शीट पढ़ा होगा, डाला है मैंने रिवीजन लेक्चर कॉस्ट शीट का, उसमें सब पढ़ाया है। डायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस जोड़ के जो प्राइम कॉस्ट आता है उसी को डायरेक्ट कॉस्ट बोलते हैं। प्रोडक्शन ओवरहेड मतलब फैक्ट्री ओवरहेड, वर्क ओवरहेड। इसमें ना पता होने वाली चीज ये है बस आपको, प्री प्रोडक्शन। अच्छा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट के भी बारे में पढ़ेंगे, कब पढ़ेंगे, तो सर ओवरहेड चैप्टर में अभी रिवीजन करेंगे थोड़ी देर बाद, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में अच्छी चीज बताऊंगा वहां पे, तो चिंता मत करना। फिलहाल प्री प्रोडक्शन कॉस्ट का मतलब वो कॉस्ट जो प्रोडक्शन शुरू होने से पहले इनकर्ड होते हैं, फॉर एग्जांपल ट्रायल रन। ठीक है, वैसे ही कॉस्ट को अगर एक्टिविटी, वॉल्यूम या बिहेवियर के अनुसार बांटा जाए तो फिक्स, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल। आपके लेवल पे ये सेमी फिक्स नहीं है तो ये काट दो, बुक में भी नहीं है, जनरली ये याद रखो। ठीक है, फाइनल में सेमी फिक्स भी कॉस्ट होता है। अब मैंने प्रॉपर क्लासिफिकेशन कर दिया है, पर आपको ये बस ध्यान रखना है, इससे कुछ पूछेगा नहीं। फिक्स कॉस्ट क्या होता है, जो लेवल ऑफ ऑपरेशन चेंज होने पे भी चेंज नहीं होता, फिक्स होता है, इन टोटालिटी इनकर्ड होता है। वेरिएबल चेंज होता है लेवल ऑफ ऑपरेशन के अनुसार, अगर प्रोडक्शन यूनिट बनेगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा, और ये पर यूनिट सेम रहता है। सेमी वेरिएबल जिसमें फिक्स और वेरिएबल दोनों हो। चलो, अगला है कंट्रोलेबिलिटी के बेसिस पे कॉस्ट को कंट्रोलेबल नॉन कंट्रोलेबल पूछ सकता है। देखो, कंट्रोलेबल मतलब वो कॉस्ट विच कैन बी कंट्रोल, नॉन कंट्रोलेबल मतलब जिसको कंट्रोल नहीं कर सकते। जनरली डायरेक्ट कॉस्ट या फिर वेरिएबल कॉस्ट जो होता है ना जो आइडेंटिफिएबल होते हैं वो कंट्रोल कर सकते हैं, और ये इनडायरेक्ट कॉस्ट या ओवरहेड जो होते हैं ना, वो एग्जाम्पल है अनकंट्रोलेबल कॉस्ट के, वो इनकर्ड होगा। जैसे फैक्ट्री का रेंट, अरे आप प्रोडक्शन करो ना करो वो तो इनकर्ड होना ही है, उसको कंट्रोल थोड़ी ना कर सकते हो, जब तक फैक्ट्री लिए रहोगे रेंट पे तब तक लगेगा। पर रॉ मटेरियल का खर्चा कंट्रोल कर सकते हैं, बनाओगे तो लगेगा, नहीं बनाओगे नहीं लगेगा, कम बनाओगे कम लगेगा। नॉर्मेलिटी के बेसिस पे कर सकते हो, नॉर्मल और नॉर्मल कॉस्ट का मतलब विच इज नॉर्मली इनकर्ड फॉर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड
सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विस बनाने के लिए नॉर्मल सिचुएशन में जो कॉस्ट लगते हैं, ये जो कि नॉर्मली इनकर्ड नहीं होता, ये प्रोडक्ट कॉस्ट का हिस्सा है। अब नॉर्मल कॉस्टिंग पीएल में डेबिट होता है, कॉस्टिंग पीएल में क्या करते हैं, डेबिट करते हैं, ये प्रोडक्ट कॉस्ट में नहीं जोड़ते हम, ठीक, ये हमारा नुकसान है। अब नॉर्मल लॉस समझ लो, डिसीजन मेकिंग के आधार पे ये इम्पोर्टेंट है। डिसीजन मेकिंग के आधार में जो है इनमें से क्वेश्चन आ सकता है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब क्या होता है, कॉस्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर वन, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, एक काम करने की वजह से दूसरा जो काम छूट गया उसमें जो फायदा हो सकता है वो है हमारी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ठीक। मान लो मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैंने जॉब करना छोड़ दिया है ना, तो जॉब करने से जो सैलरी आ सकती है वो मेरी पढ़ाने की अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। सम कॉस्ट मतलब जो कॉस्ट ऑलरेडी इनकर्ड हो चुका है, पास्ट कॉस्ट, ये डिसीजन मेकिंग में काम नहीं आता। डिसीजन मेकिंग में वही चीज काम आते हैं जो होने वाले हैं, है ना, जो पास्ट में हो चुके हैं वो डिसीजन मेकिंग में काम नहीं आते। अगला आ जाओ, डिफरेंशियल कॉस्ट, एडिशनल कॉस्ट फॉर प्रोड्यूसिंग एडिशनल यूनिट, इसको बोलते हैं डिफरेंशियल कॉस्ट। फॉर एग्जांपल, बेटा देखो 5,000 पे 1,00,000 रुपया खर्चा लग रहा था, 7,000 यूनिट प्रोड्यूस करने पे 1,20,000, यानी कि 2,000 एडिशनल यूनिट प्रोड्यूस करने के लिए एडिशनल खर्चा क्या लगा, 20,000, इसी को बोलते हैं डिफरेंशियल कॉस्ट। ज्वाइंट कॉस्ट ज्वाइंट एंड बाई में मैंने पढ़ा है, वो सारे खर्चे जो मिलने के बाद दो या दो से ज्यादा प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करते हैं उसको बोलते हैं ज्वाइंट कॉस्ट, ठीक। संक कॉस्ट, सॉरी, शटडाउन कॉस्ट, शटडाउन पॉइंट मैंने कहाँ पढ़ाया था, मार्जिनल में पढ़ाया था, है ना, मार्जिनल कॉस्टिंग में शटडाउन पॉइंट था। शटडाउन पॉइंट में जब भी बिजनेस टेम्पोररी शटडाउन भी हो तो कुछ खर्चे हैं जो नहीं रुकते, वो होते ही होते हैं, जिसको अनअवॉइडेबल कॉस्ट बोलते हैं। जैसे बिजनेस शटडाउन हो गया पर फैक्ट्री का रेंट तो लगेगा, बिजनेस शटडाउन हो गया और मशीनरी का डेप्रिसिएशन, टेम्पोररी शटडाउन का बात कर रहा हूँ मैं कि 2 महीने के लिए बंद है, मशीन का डेप्सन तो लगेगा उसको बोलते हैं शटडाउन कॉस्ट। नोशनल या इम्प्यूटेड, वो खर्चे हैं जो रियल में आउटफ्लो तो नहीं हुए पर आप कॉस्ट में जोड़ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, अपनी बिल्डिंग में ही प्रोडक्शन करता हूँ, नोशनल रेंट जोड़ दिया खर्चे में, इंटरेस्ट ऑन ऑन कैपिटल, ठीक है। उसके बाद मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट का मतलब वेरिएबल कॉस्ट होता है। एक बात बताओ, इसको डिफरेंशियल कॉस्ट भी बोलते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग में मैंने ये पढ़ाया था आपको कि मार्जिनल कॉस्टिंग को डिफरेंशियल कॉस्टिंग या वेरिएबल कॉस्टिंग भी बोलते हैं, ठीक। मेरे चैप्टर के तो हेडिंग में ही लिखा हुआ था ये चीज, क्यों बोलते हैं। ये जो कॉस्ट इनकर्ड हुआ होगा 20,000, ये पता है सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट होगा, क्यों, फिक्स कॉस्ट तो सेम रहता है ना, 5,000 पे भी उतना ही फिक्स कॉस्ट होगा, इस पे भी उतना ही फिक्स कॉस्ट होगा। फिक्स कॉस्ट थोड़ी ना यूनिट अनुसार चेंज होता है, तो चेंज हुआ क्या है, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट की वजह से। वेरिएबल कॉस्ट भी बोल सकते हैं इसको। स्टैंडर्ड कॉस्ट आपको पता है कि एक प्री डिटरमाइंड कॉस्ट है। रिप्लेसमेंट कॉस्ट, किसी भी चीज को अगर आज मार्केट में दूसरी किसी भी एसेट को, फॉर एग्जांपल रिप्लेसमेंट कॉस्ट क्या होता है, मान लो कोई एसेट है आपके पास, इसको रिप्लेस करके अगर दूसरा लेना हो तो कितना खर्चा लगेगा, इसको बोलते हैं रिप्लेसमेंट कॉस्ट। आउट ऑफ पॉकेट कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जो रियल में कैश आउटफ्लो करवाते हैं, जो रियल खर्चे हैं, मटेरियल का, लेबर का, ओवरहेड का, या आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंसेज है। पीरियड एंड प्रोडक्ट कॉस्ट कहाँ पढ़ाया था, मार्जिनल कॉस्टिंग में पढ़ाया था कि प्रोडक्ट कॉस्ट वो होते हैं जो प्रोडक्ट कॉस्टिंग का हिस्सा बनते हैं, जो प्रोडक्ट का यूनिट कॉस्ट में आते हैं। पीरियड कॉस्ट वो होते हैं जो इन टोटलिटी में इनकर्ड होते हैं। मार्जिनल में प्रोडक्ट कॉस्ट क्या होता है, सिर्फ वेरिएबल है, पीरियड कॉस्ट होता है फिक्स। ऑब्जर्प्शन कॉस्टिंग में पीरियड कॉस्ट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता, सारा कॉस्ट प्रोडक्ट कॉस्ट होता है। ये पॉइंट लिख दोगे, इतना काफी हो जाएगा। एब्सोल्यूट कॉस्ट का मतलब कॉस्ट इन टोटलिटी, अरे एक चीज बनाने के लिए बहुत सारे छोटे मोटे खर्चे इनकर्ड होते होंगे, सारे जोड़ के हम नहीं पता करते हैं एब्सोल्यूट कॉस्ट कितना लग रहा है, टोटल कॉस्ट कितना लग रहा है। प्री डिटरमाइंड कॉस्ट का मतलब क्या होता है, जैसे कि स्टैंडर्ड कॉस्ट हो गया, बजट के लिए हम करते हैं कि एस्टिमेटेड कॉस्ट, वो हो गया। स्टैंडर्ड कॉस्ट क्या हुआ कि हमने स्टैंडर्ड एक फिक्स कर लिया है, कोशिश करेंगे उससे कम में चीजों को बनाने के लिए, है कि नहीं, इसको बोलते हैं प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। टाइम के बेसिस पे हिस्टोरिकल मतलब ऑलरेडी इंकर्ड हो गए, प्री डिटरमाइन अभी तो बताया, एस्टिमेटेड या स्टैंडर्ड कॉस्ट।
ट्रेसेबिलिटी के बेसिस पे जो ट्रेस किया जा सकता है, कंट्रोल किया जा सकता है, उसको बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट ट्रेसेबिलिटी। जो आइडेंटिफिएबल है, ये लिखना तुम, ज्यादा बढ़िया पॉइंट है। आइडेंटिफिएबल विथ प्रोडक्ट है, एक प्रोडक्ट के साथ ट्रेस किया जा सकता है, आइडेंटिफाई किया जा सकता है कि उस प्रोडक्ट में वो खर्चा कितना लगा है, उसको बोलते हैं। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट में बांट सकते हो। अदर कॉस्ट, इसमें एक इंपॉर्टेंट है कन्वर्जन कॉस्ट। कन्वर्जन कॉस्ट का मतलब जो रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट करे उसको बोलते हैं कन्वर्जन कॉस्ट। पता है रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में क्या कन्वर्ट करता है? एक तो वेजेस लगेगा, दूसरा ओवरहेड, तो इसीलिए वेजेज एंड ओवरहेड को कन्वर्जन कॉस्ट बोलते हैं। फिक्स दो किस्म का हो सकता है, अवॉइडेबल, अनअवॉइडेबल। अवॉइडेबल मतलब वो कि ऑपरेशन बंद कर दोगे तो कॉस्ट अवॉइड हो सकता है। टोटल कॉस्ट में देखो वेरिएबल प्लस फिक्स दोनों आते हैं, ये बस समझाने के लिए मैंने डिटेल में लिख रखा है। वैल्यू एडेड, ये इंपॉर्टेंट है। सेल प्राइस में से रॉ मटेरियल का कॉस्ट घटा दोगे तो वैल्यू एडेड, यानी कि फिनिश गुड्स, एक रॉ मटेरियल लाया आपने, उसको बना उना के बेचते टाइम जो उसकी सेलिंग प्राइस आई, वहां तक जो जो उन दोनों का डिफरेंस है, सेल प्राइस ऑफ फिनिश गुड्स और रॉ मटेरियल को कॉस्ट, उतना आपने वैल्यू एड किया लेबर की वजह से, ओवरहेड की वजह से, प्लस अपना प्रॉफिट की वजह से, उसको बोलते हैं वैल्यू एडेड। ठीक है। एबेंडन कॉस्ट का मतलब क्या होता है? जब भी हम कोई बिजनेस वेंचर या प्रोडक्ट को बंद करते हैं तो वहां पे जो कॉस्ट इनकर्ड होता है उसको बोलते हैं एबेंडन कॉस्ट। ये इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन दिया हुआ है, देख लेना, काफी आसान है। इंटरेस्ट पेड ऑन कैपिटल, अपॉर्चुनिटी नोशनल कॉस्ट या फिर इम्प्यूटेड कॉस्ट बोलते हैं। विड्रॉ मनी फ्रॉम बैंक डिपॉजिट फॉर द पर्पज ऑफ परचेजिंग न्यू मशीनरी फॉर एक्सपांशन। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, विड्रॉ नहीं करते तो बैंक में रहता तो कमाते। रेंट पेड फॉर बिल्डिंग विच इज टेम्पोरली क्लोज, पता है शट डाउन कॉस्ट बोलते हैं इसको, कि शट डाउन हो रखा है टेम्पोरली, तब भी जो खर्चे इनकर्ड होते हैं अनअवॉइडेबल वाले, उसको। कॉस्ट एसोसिएटेड विद एक्विजिशन एंड कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश गुड्स। तुम बोलोगे सर ये कन्वर्जन ऑफ रॉ मटेरियल को तो कन्वर्जन कॉस्ट बोलते हैं ना, पर यहाँ प्रोडक्ट कॉस्ट क्यों लिखा है? एक्विजिशन ऑफ रॉ मटेरियल भी है एंड कन्वर्जन, यानी कि रॉ मटेरियल प्लस कन्वर्जन कॉस्ट में क्या होता है? वेजेज एंड ओवरहेड, ये सब जोड़ने के बाद इसको क्या बोलते हैं? तो प्रोडक्ट कॉस्ट बोलते हैं। वेजेज एंड ओवरहेड सिर्फ इसको कन्वर्जन कॉस्ट बोलते हैं, पर वो क्या बोल रहा है? एक्विजिशन का भी और ये कन्वर्जन का भी, तो इसको बेटा प्रोडक्ट कॉस्ट बोलते हैं। मेथड ऑफ कॉस्टिंग इंपॉर्टेंट, कि कौन सी मेथड ऑफ कॉस्टिंग यूज होता है किस किस टाइप के प्रोडक्ट या सर्विस के लिए। फॉर एग्जांपल ब्रिक्स या फिर सीमेंट, कोल, इन सब में यूनिट या आउटपुट कॉस्टिंग मेथड यूज होता है। देखो जो चीज बैच में बनती है उसमें बैच कॉस्टिंग मेथड यूज होता है, कि टोटल बैच का कॉस्ट निकालते हैं। यूनिट कॉस्टिंग में एक यूनिट का कॉस्ट निकालते हैं। अच्छा बैच कॉस्टिंग कहाँ यूज होता होगा? कि टोटल बैच का कॉस्ट निकालते हैं, जहाँ पे प्रोडक्ट बैच में बन रहे हो। जैसे एक मेडिसिन बनता होगा क्या? नहीं, एक पर्टिकुलर बैच में एक साथ, मान लो एक साथ 500 मेडिसिन बने तो 5 से बनते होंगे एक साथ, फिर दोबारा 5 से बनते होंगे, है कि नहीं? वैसे बिस्किट, गारमेंट, इन सब में ये थोड़ा आपको ध्यान देना पड़ेगा कि कौन सी मेथड ऑफ जॉब कॉस्टिंग हो गया फॉर एग्जांपल। तो जॉब कॉस्टिंग बताओ कहाँ पे यूज होता है? जहाँ कस्टमर के स्पेसिफिकेशन अनुसार हम उसको काम बना के देते हैं। फॉर एग्जांपल एडवर्टीजमेंट, हर एक प्रोडक्ट के लिए तो अलग ही एडवर्टीजमेंट डिजाइन होता होगा, है कि नहीं? कोका कोला का एडवर्टीजमेंट अलग, कपड़े का एडवर्टीजमेंट अलग, कस्टमर के रिक्वायरमेंट अनुसार हम बनाते हैं, तो उसको बोलते हैं जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग में हम कॉस्ट पर जॉब, कि एक जॉब बनाने का कितना खर्चा लगा, ये निकालते हैं। ठीक। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग, बड़े बड़े बिल्डिंग, सीप, ब्रिज वगैरह बनाने में। प्रोसेस कॉस्टिंग, जहाँ गुड्स दो या दो से ज्यादा प्रोसेस में ट्रांसफर होकर बनता है, जहाँ एक प्रोसेस का आउटपुट दूसरे के लिए इनपुट होता है, वहाँ यूज होता है। ऑपरेटिंग मतलब सर्विस, सर्विस इंडस्ट्री में ट्रांसपोर्ट, होटल, हॉस्पिटल, वाटर सप्लाई, पावर, ये थोड़ा देख लेना। ये ऑपरेशन वेल्डिंग में। सेम मल्टीपल या कंपोजिट, यानी कि दो या दो से ज्यादा कॉस्टिंग मेथड यूज होता होगा, उसको बोलते हैं मल्टीपल या कंपोजिट। कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट में यूज होता है, एक प्रोडक्ट जहां बहुत चीज बन बन के वो जुड़ के बना है, उसमें कि हो सकता है कि उसका कंपोनेंट यूनिट कॉस्टिंग मेथड से उसकी कॉस्ट निकाल रहे हैं, कोई और आइटम
जॉब कॉस्टिंग मेथड से, अगर जॉब पे दे रखा है बनाने के लिए, जॉब कॉस्टिंग मेथड से उसका कॉस्ट निकाल रहे हैं, टोटल प्रोडक्ट का ऐसे कॉस्ट निकाल रहे हैं, तो उसको बोलते हैं मल्टीपल या कंपोजिट। जनरली देखो जो भी कॉम्प्लेक्स प्रोडक्ट है, जहाँ पे बहुत टुकड़ों टुकड़ों में चीजें बन के वो प्रोडक्ट बनी है, जैसे मोटर कार, एरोप्लेन, मशीनरी टूल, टाइपराइटर, रेडियो, ये सारे एग्जाम्पल है मल्टीपल या कंपोजिट मेथड ऑफ कॉस्टिंग की। यहाँ मैंने दे रखा है, ये इंपॉर्टेंट है, देख लेना एग्जामिनेशन में कई बार। जैसे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में मेथड ऑफ कॉस्टिंग क्या यूज होता है, वो ऑपरेटिंग कॉस्टिंग या सर्विस कॉस्टिंग। पावर में वही ऑपरेटिंग, होटल में भी, हॉस्पिटल में भी, स्टील में प्रोसेस कॉस्टिंग, है ना। कोल में सिंगल कॉस्टिंग, सिंगल कॉस्टिंग मतलब एक कॉस्टिंग मेथड को यूज होता होगा, है ना। बाइसाइकिल में मल्टीपल कॉस्टिंग, ब्रिज कंस्ट्रक्शन में कॉन्ट्रैक्ट कॉस्टिंग मेथड यूज होता है, ठीक। और ये है कॉस्ट यूनिट। कॉस्ट यूनिट का मतलब कैसे उसका कॉस्ट एक्सप्रेस करते हैं, जैसे ब्रिज में ही देख लो, ब्रिज में प्रोजेक्ट पर यूनिट है कि नहीं, कि कितना प्रोजेक्ट पर यूनिट लगता है कॉस्ट। वैसे ही आप देखो ट्रांसपोर्टेशन में पैसेंजर किलोमीटर या टन किलोमीटर, अगर गुड्स ढोने वाला हो तो टन किलोमीटर, पैसेंजर को कैरी करने वाला हो तो पैसेंजर किलोमीटर, ठीक। तो ये थोड़ा देख लेना आप। हॉस्पिटल में पेशेंट डे, कि पर डे पर पेशेंट का कितना खर्चा आता है। वैसे होटल में रूम डे। पावर में किलोवाट आवर। सिंपल है, बस आप थोड़ा सा इसको याद रखना, इंपॉर्टेंट है ये। एक एग्जांपल मैंने दिया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा देख लो जरा, वेयर ऑल द कॉस्ट आर डायरेक्टली चार्जेबल टू स्पेसिफिक जॉब। जॉब कॉस्टिंग मेथड यूज करेंगे, पूछा है कि मेथड ऑफ कॉस्टिंग बताइए। वेयर ऑल द प्रोडक्ट आर डायरेक्टली चार्ज टू ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट, ग्रुप में बनता है उसको बैच कॉस्टिंग बोलते हैं, बैच कॉस्टिंग। वेयर कॉस्ट इज असर्टेन फॉर अ सिंगल प्रोडक्ट, सिंगल प्रोडक्ट का तो आउटपुट कॉस्टिंग, यूनिट कॉस्टिंग लिख सकते हो। वेयर द नेचर ऑफ प्रोडक्ट इज कॉम्प्लेक्स एंड मेथड कैन नॉट बी असर्टेन, मल्टीपल कॉस्टिंग लिख दो कि बहुत सारे कॉस्टिंग मेथड यूज होते होंगे, है ना। टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग टाइम्स सॉरी टाइप्स एंड टेक्निक्स ऑफ कॉस्टिंग, यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट है पर इस चैप्टर में नहीं, कहीं और। जैसे मार्जिनल के में, मार्जिनल में पढ़ेंगे, ऑब्जर्प्शन में, स्टैंडर्ड भी है आपके पास, एबीसी भी है, ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं है। एक ये जो कहीं चैप्टर में नहीं है पर मैं यही बता देता हूँ, यूनिफॉर्म कॉस्टिंग कोई टाइप्स नहीं है, टाइप ऑफ कॉस्टिंग। ये क्या है कि पूरी इंडस्ट्री में अगर सारे फॉर्म सेम ही कॉस्टिंग मेथड यूज करें उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। सेम कॉस्टिंग सिस्टम अगर सारे फॉर्म यूज करते हैं उसको बोलते हैं यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। मान लो गारमेंट इंडस्ट्री है, तो इसमें तो बनाने वाले एक ए होगा, एक बी होगा, छोटे छोटे फॉर्म, कोई सी होगा, सब सेम ही कॉस्टिंग सिस्टम अगर एडॉप्ट करते हैं तो इसको बोलते हैं यूनिफॉर्म कॉस्टिंग। चलो, जो भी इंपॉर्टेंट था चैप्टर नंबर 1 में हमने देखा, इससे ज्यादा आपको समय देने की जरूरत नहीं है। मटेरियल कॉस्टिंग पे आ जाओ। चलो प्रैक्टिकली हमने इस चैप्टर को पढ़ा है, अब थ्योरेटिकली देखते हैं। ट्रीटमेंट ऑफ मटेरियल लॉस, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा थ्योरी क्वेश्चन, और अगला मटेरियल प्राइसिंग एंड स्टोर लेकर, यहाँ से 3 थ्योरी क्वेश्चन बनते हैं, बारी बारी देखते हैं। चले, मटेरियल कॉस्ट कंट्रोल के टेक्निक्स देखो, इसमें एक टेक्निक प्रैक्टिकल के लिए इंपॉर्टेंट था, इन्वेंट्री लेवल, जिसमें हम मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, रीऑर्डर लेवल ये सब पढ़ते हैं, एंड ईओक्यू, तो मैं वहीं पढ़ा दिया था प्रैक्टिकल में जब मटेरियल रिवाइज कर रहे थे। अब बचे हुए टेक्निक जो है मटेरियल कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल करने के, वो थ्योरी के टेक्निक है, वो हम फिलहाल यहाँ पे पढ़ते हैं, ठीक। पहला है मिनिमम मैक्सिमम प्लान, सिंपल है, बड़ा ओल्डेस्ट मेथड है। इसमें क्या करते थे ना, इन्वेंट्री को मैनेज करने के लिए एक मिनिमम लेवल तय करते थे, एक मैक्सिमम लेवल। जैसे इन्वेंट्री घटते 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 मिनिमम लेवल पे आता था, ऑर्डर प्लेस कर देते थे, फिर जैसे ही रिसीव हो जाता था ऑर्डर, मैक्सिमम लेवल पे पहुंच जाता था, फिर जैसे जैसे करते करते आया, मिनिमम लेवल के आसपास आया, ऑर्डर प्लेस कर दिया, मैक्सिमम लेवल पे चला गया, ठीक। पर इस ये ओल्डेस्ट मेथड में दिक्कत कुछ है, सिर्फ मिनिमम मैक्सिमम लेवल का ध्यान देता है, और सारे लेवल भी तो आप पढ़े हैं, रीऑर्डर लेवल, ये वो, इन सब चीजों को ध्यान नहीं देता। दूसरा, कितना ऑर्डर करना चाहिए, ईओक्यू क्या है प्रोडक्ट का, क्रिटिकल आइटम
कि कौन से आइटम क्रिटिकल है जिसको ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, कौन से आइटम नॉन क्रिटिकल है जिसको कम भी ध्यान देने से चलेगा, इस चीज़ पे ये ध्यान नहीं देता। टू बिन सिस्टम बिन का मतलब होता है कोई स्पेस या लोकेशन या डब्बा जो भी इन्वेंट्री आप लेके आ रहे हो ऐसे डिवाइड कर दो, कुछ सेफ्टी स्टॉक रख दो, अब बचा हुआ रिमेनिंग आइटम यह ऐसे रख दो, इसको कंज्यूम करो कंज्यूम करो कंज्यूम करो, जैसे ये खत्म हो जाएगा ऑर्डर प्लेस कर दो, तब तक सेफ्टी स्टॉक से काम चलेगा, आएगा फिर ऑर्डर तो फिर सेफ्टी स्टॉक भर दो और बचे हुए आइटम यहाँ भर दो। ठीक, दो स्पेस बना लो, एक सेफ्टी स्टॉक बचा हुआ रिमेनिंग, इसी को बोलते हैं टू बिन सिस्टम। बिन का मतलब डब्बा, स्पेस, लोकेशन, और टू क्यू क्योंकि दो बना रखे हैं ना। ऑर्डर साइक्लिंग पीरियड, इसमें क्या होता है, पीरियोडिकली हम इन्वेंट्री को रिव्यू करते हैं, कुछ कुछ दिन पे जाते हैं गोदाम में, देखते हैं तो वहाँ पे इन्वेंट्री का क्या स्टेटस है। ठीक वो रिव्यू डेट हो सकता है 30 दिन, 50 दिन, 60 दिन, कुछ भी। जैसे हमें लगता है कि अगली रिव्यू डेट से पहले पहले कोई इन्वेंट्री खत्म हो रही है, उसको ऑर्डर दे देते हैं है कि नहीं। जितना क्रिटिकल आइटम है उसको जल्दी जल्दी रिव्यू करनी पड़ेगी, क्योंकि वो खत्म हो गया तो प्रोडक्शन ही रुक जाएगा, तो उसका रिव्यू डेट कम होगा। सेम जो बोल रहा हूँ वही सब लिखा हुआ है मैंने नोट्स में, ठीक है। इसमें भी एक दिक्कत है, इस मेथड में दिक्कत क्या है कि सब आइटम का कंजम्पशन रेट तो अलग है ना, कोई जल्दी जल्दी कंज्यूम होता है प्रोडक्शन में, कोई स्लो, तो इसको कितना ध्यान देंगे डिप्लीशन रेट को कि कौन सा आइटम कितना जल्दी कंज्यूम होगा, अगली बार तक रहेगा कि नहीं रहेगा, तो इस चीज में थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन आ जाएगी। जस्ट इन टाइम, जस्ट इन टाइम सिस्टम को देखो क्या होता है कि इसमें हम ना इन्वेंट्री नहीं रखते, जब हमें सेल का ऑर्डर आया तभी हम प्रोडक्शन करेंगे, उतना ही करेंगे जितना हमें सेल करना है, जब प्रोडक्शन करना है तभी हम रॉ मटेरियल खरीदेंगे। इससे होगा क्या, ना तो रॉ मटेरियल का स्टॉक हमारे पास रहेगा इन्वेंट्री, ना फिर सेल का इन्वेंट्री हमारे पास, सॉरी प्रोडक्शन यूनिट के इन्वेंट्री रहेगा, ना WIP में इन्वेंट्री रहेगा। तो जस्ट इन टाइम इस कंसेप्ट पे बेस्ड है, प्रोडक्शन गुड्स व्हेन इट इज रिक्वायर्ड, जब सेल आए तब भी, और गुड्स प्रोडक्ट शुड बी डिलीवर टू कस्टमर एट द टाइम व्हेन दे वांट, जब उनको चाहिए तभी आप प्रोड्यूस करो और पूरा ही डिलीवर कर दो, जितना रॉ मटेरियल चाहिए उतना ही खरीद के लाओ। नो इन्वेंट्री सिस्टम है, इन्वेंट्री रख के खर्चा पैसा फंसाने का वर्किंग कैपिटल में जरूरत नहीं है। अच्छा, इस सिस्टम का डिसएडवांटेज अगर बोलना पड़े तो या मैंने लिखा नहीं है पर बताऊं, अब देखो हमें जब रॉ मटेरियल चाहिए तभी ऑर्डर कर रहे हैं, कभी नहीं मिला रॉ मटेरियल तो, या हाई प्राइस पे मिला तो, या लो क्वालिटी का मिला तो प्रॉब्लम हो जाएगी ना। ABC सिस्टम, ABC में क्या होता है, टोटल मटेरियल को 3 कैटेगरी में बांट दो, ABC। ए कैटेगरी वो है जो क्वांटिटी में तो कम है, लगभग 10% के आसपास, पर वैल्यू में ज़्यादा है, महंगे आइटम है। बी में जो क्वांटिटी में भी ठीक ठाक है, ज़्यादा है थोड़े, 20% के आसपास, और वैल्यू में भी अराउंड 20% के आसपास है। सी कैटेगरी वो जो क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा है, छोटे मोटे आइटम, पर वैल्यू में बहुत कम है, मतलब सस्ते आइटम है। ठीक, अब ये जो ए कैटेगरी है जो बहुत महंगा है, कम है और महंगा है, इसको ज़्यादा कंट्रोल रखो कि इसका वेस्टेज नहीं होनी चाहिए। ठीक, इसको मॉडरेट, और सी कैटेगरी को थोड़ा कंट्रोल कम रखो। अगला है रिव्यू ऑफ फास्ट मूविंग, नॉन मूविंग या फिर स्लो मूविंग आइटम, FSN एनालिसिस। फास्ट मूविंग का मतलब देखो इनमें से किसी भी पूछ सकता है, इसलिए मैं हर एक पॉसिबिलिटी आपको पढ़ा रहा हूँ कि कभी भी थ्योरी क्वेश्चन आए तो आपको प्रॉब्लम ना हो। फास्ट मूविंग का मतलब जो प्रोडक्शन में फटाफट कंज्यूम हो रहा होगा। अब देखो मान लो ये गोदाउन है और ये उसका गेट, ठीक है, तो कोशिश करेंगे ना फास्ट मूविंग गेट के ही आसपास रख दो, क्योंकि ये बार बार यूज हो रहा है ना। स्लो मूविंग जो कि प्रोडक्शन में कभी कभार यूज होता है, तो स्लो मूविंग कहाँ रखो, ये फास्ट मूविंग गेट के आसपास रख दो, स्लो मूविंग थोड़ी अंदर रख दो। अच्छा, नॉन मूविंग, नॉन मूविंग एक तो अभी है तो एकदम कोने में रख दो, नॉन मूविंग का मतलब जो यूज ही नहीं होते प्रोडक्शन में, और कोशिश करो कि जो भी नॉन मूविंग आइटम है उनको बेच दो, आप उसको रख के कोई काम तो आने वाला नहीं है प्रोडक्शन में, तो नॉन मूविंग आइटम को डिस्पोज ऑफ कर देनी चाहिए। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम एंड कंटिन्यूअस स्टॉक वेरिफिकेशन। परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम मतलब कंटिन्यूअस स्टॉक का
डिटेल रिकॉर्ड मेंटेन को बोलते हैं परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम। कंटिन्यूअस स्टॉक वेरिफिकेशन का मतलब सर्टेन, नाम भले ही कंटिन्यूअस है, सर्टेन इंटरवल पे स्टॉक का फिजिकल वेरिफिकेशन करना है, ठीक है। इस मेथड में बीन कार्ड और स्टोर लेजर इंपॉर्टेंट है, ये डिफरेंस वेरी मच इंपॉर्टेंट। क्या है इसमें? मान लो ये स्टोर है और ये कॉस्ट डिपार्टमेंट। स्टोर में गुड्स आता होगा तो रखते होंगे। देखो स्टोर में एक ना स्टोर कीपर होता है जो बीन कार्ड को मेंटेन करता है। बीन कार्ड मतलब एक छोटा सा वो रिकॉर्ड मेंटेन करता है जो स्टोर में ही एक जगह लटका देता है कहीं पे। उस पर क्या लिखता है, कितना आइटम आए यूनिट और कितना यूनिट गए। वो सेम चीज कॉस्ट डिपार्टमेंट भी तो करती होगी, पर वो सिर्फ यूनिट नहीं लिखती होगी, कितना रेट से था, कितना वैल्यू पे था। यानी कि स्टोर लेजर में जो स्टोर कीपर है वो बिन कार्ड मेंटेन करता है और कॉस्टिंग डिपार्टमेंट स्टोर लेजर मेंटेन करती है। स्टोर लेजर आपको बनाने को भी आता है, प्रैक्टिकल पढ़ाया हूँ इस पे। स्टोर लेजर में क्वांटिटेटिव क्वालिटेटिव मतलब वैल्यू का भी डिटेल होती है, इसमें सिर्फ क्वांटिटी का होगा है कि नहीं। ये जब जब आता है तभी एंट्री करता है। ये सर्टेन इंटरवल मतलब हफ्ते में एक बार, 4 दिन में एक बार एंट्री को करते होंगे, है कि नहीं। इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर की स्टोर से जब इश्यू हुआ एक डिपार्टमेंट को ए को, तो वो बी को भेज दिया, इससे इसको कोई मतलब नहीं। स्टोर कीपर को बिन कार्ड में नहीं लिखेगा, पर कॉस्टिंग डिपार्टमेंट को तो लिखनी पड़ेगी, तभी तो पता चलेगा किस प्रोडक्ट को बनाने के लिए कितना खर्चा आया। बी डिपार्टमेंट के खर्चे में जोड़ना पड़ेगा, ए के खर्चे में से घटा के, है कि नहीं। तो इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर रिकॉर्ड करता है कॉस्ट डिपार्टमेंट, वो स्टोर लेजर, और जो है इंटर डिपार्टमेंट ट्रांसफर नहीं अपीयर होता है बिन कार्ड में। तो ये डिफरेंस देख लेना, आसान है, मैंने आपको समझा दिया। वैसे ये चीज मैंने पढ़ा रखा था प्रैक्टिकल पढ़ाते टाइम भी। ये वाइटल, एसेंशियल एंड डिजायरेबल। वाइटल आइटम हो जो क्रिटिकल है, उनके बिना प्रोडक्शन नहीं हो सकता। भाई उस पर स्टॉक स्ट्रिक्ट कंट्रोल रखो कि वो हमेशा रहनी चाहिए, जैसे खत्म होने से पहले ही ऑर्डर कर दो। एसेंशियल वो कि जरूरी तो है, पर ऐसा नहीं कि प्रोडक्शन ही रुक जाएगा, वाइटल नहीं है तो मॉडरेट। डिजायरेबल मतलब ऑप्शनल इन नेचर, ये हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता प्रोडक्शन का। कंट्रोल लो रखो, उतना ध्यान देने की जरूरत नहीं है। ट्रीटमेंट ऑफ मटेरियल लॉस इंपॉर्टेंट है। देखो मटेरियल लॉस जो होता है ना, वो ताकि कोई भी लॉस हो, अभी तक मैंने कॉस्टिंग में आपको पढ़ाया है, नॉर्मल हो सकता है या अब नॉर्मल, यही पढ़ाया आपने, हाँ जी सर। अब नॉर्मल कॉस्टिंग पीएल का हिस्सा है, कॉस्टिंग पीएल में डेबिट करते हैं। नॉर्मल सर ये हम कस्टमर से रिकवर करते हैं, रिकवर फ्रॉम कस्टमर। जो गुड यूनिट है, जो अब नॉर्मल लॉस हो गए उनको छोड़ के जो अच्छे वाले यूनिट है, वो अब नॉर्मल लॉस का कॉस्ट उन पे चार्ज कर देते हैं। बर्न बाय गुड्स, गुड यूनिट्स, ठीक है। ये रूल है मटेरियल लॉस। लेकिन थोड़ा थोड़ा पर्टिकुलर टाइप के लॉस के बारे में इसलिए पढ़ना जरूरी है क्योंकि वो तो वो लॉस है कि लॉस हो गया, अगर लॉस के साथ रिकवरी हुआ तो क्या होगा, है ना। लॉस हुआ, हम फर्दर उसको प्रोसेस कर दिए कि थोड़ा मोड़ा टूटा मोटा था उसको बना दिए फिर बेचे, तब क्या होगा। तो छोटे मोटे एडजस्टमेंट देखने हैं, और जो मेन रूल है लॉस को एडजस्ट करने का कि नॉर्मल कैसे करते हैं अब नॉर्मल, वो कभी थोड़ी ना चेंज होगा। तो सब में देखोगे 5 किस्म का जो अभी पढ़ेंगे सब में ऐसे ही लिखा होगा, स्पेशली 4 टाइप का जो लॉस है। पांचवा तो है ऑब्सोलेट होना कि मतलब आउटडेटेड हो गया उसको छोड़ दो। सब में यही पॉइंट लिखा होगा जो मैंने एक ही बार में आपको पढ़ा दिया है। एग्जाम में कुछ ना ना समझ में आया यही लिख देना आप, ठीक है। पर ये कहीं कहीं थोड़ा सा इनकम्प्लीट इसलिए हो जाएगा क्योंकि पर्टिकुलर टाइप के लॉस के लिए हो सकता है एक आध चीज और लिखना पड़े आपको, पर इतना तो मिनिमम आपको लिखना ही लिखना है। जरा देखें वेस्टेज, वेस्टेज का मतलब होता है कि आप इनपुट लेके आए और वो कंप्लीटली लॉस हो गया, मतलब डिस्ट्रॉय हो गया, समझो खराब हो गया, वेस्ट हो गया।
नॉर्मल है बॉर्न बाय गुड यूनिट, अभी मैंने पढ़ाया। अब नॉर्मल है कॉस्टिंग पीएल में डालो। स्क्रैप स्क्रैप का मतलब है इनपुट पे नहीं, इनपुट लेके आए बनाए उसको, जब आउटपुट निकल रहा था ना वहां थोड़ी सी आउटपुट पे प्रॉब्लम आ गई, स्क्रैप हो गया। पर वो आउटपुट पे कैसा स्क्रैप है कि थोड़े बहुत सस्ते में बिक सकता है, थोड़ा रियलाइजेबल वैल्यू होता है स्क्रैप का। ठीक, ये भी तो मटेरियल लॉस है आउटपुट पे, पर रियलाइजेबल वैल्यू के साथ। तो देखो नॉर्मल है बॉर्न बाय गुड यूनिट, अब नॉर्मल है कॉस्टिंग पीएल में भेज देंगे, लेकिन सॉरी कॉस्टिंग पीएल में भेज देंगे, लेकिन स्क्रैप की तो रिकवरी भी होती है कि स्क्रैप को बेच के थोड़ा बहुत पैसे आ सकते हैं। तो नॉर्मल लॉस है, अगर नॉर्मल लॉस यूनिट थे तो उसकी रिकवरी ताकि मटेरियल कॉस्ट में से ही घटा दो। याद करो प्रोसेस कॉस्टिंग में ये चीज कर रहे थे, मटेरियल कॉस्ट में से नॉर्मल लॉस की रिकवरी घटा के तब यूनिट से डिवाइड कर रहे थे, है कि नहीं? या फिर कॉस्टिंग पीएल में आप क्रेडिट कर सकते हैं जो रिकवरी है उसको। वैसे ही अब नॉर्मल लॉस की रिकवरी आप क्या कर सकते हो, जो भी आप सबसे बढ़िया ट्रीटमेंट ये होगा कि आप एक तो कॉस्टिंग पीएल में भी भेज सकते हो, दूसरा जो नेट जब लॉस हो रहा है, मान लो लॉस हुआ 1 लाख का और रिकवरी हो गई 10,000 की, तो नेट जो लॉस है ना 90,000, यानी कि नेट अब नॉर्मल लॉस आफ्टर एडजस्टिंग रिकवरी, वो कॉस्टिंग पीएल में भेज दो। यहाँ पे क्या लिखा है, एक और ट्रीटमेंट, तो यहाँ लिखा है सर उसको क्रेडिट टू प्रोडक्शन ओवरहेड, प्रोडक्शन ओवरहेड के क्रेडिट में ले जाके लिख दो, उससे ऑटोमेटिक कॉस्ट कम हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पर इससे बेहतर होता है कि कॉस्टिंग पीएल में भेज दो। ये तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप का ट्रीटमेंट है, आप कौन सा लिखोगे, ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पीएल, ये सबसे बढ़िया है। अगर कोई रिकवरी है तो रिकवरी को एडजस्ट करने के बाद बैलेंस अमाउंट ट्रांसफर टू कॉस्टिंग पीएल, ये आप लिखना है। चलो वेस्ट और स्क्रैप में डिफरेंस देखो, वेस्ट इनपुट पे होता है, ये आउटपुट पे होता है, इसकी कोई रियलाइजेबल वैल्यू नहीं होती, इसकी होती है, अभी तो पढ़ा है मैंने। ये विजिबल इनविजिबल दोनों हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल केमिकल का वेस्टेज हो गया, वो विजिबल थोड़ी ना होगा, उड़ जाएगा, डिसअपियर हो जाएगा, पर ये विजिबल होगा। क्यों विजिबल है? तभी तो आप बेच रहे हो उसको। स्पॉयल देखो स्पॉयल और डिफेक्टिव में क्या फर्क है कि दोनों आउटपुट पे होते हैं इनपुट पे भी हो सकते हैं, ऐसी जरूरी नहीं है, जनरली आउटपुट पे होते हैं। बस फर्क क्या है, स्पॉइल का मतलब हैवीली डैमेज, इसको फर्दर प्रोसेसिंग नहीं कर सकते, इतना डैमेज हो गया कि अब ये आगे नहीं बन सकता। और डिफेक्टिव का मतलब थोड़ी मोटी डिफेक्ट है, फर्दर प्रोसेसिंग किया जा सकता है, ये बस फर्क है इन दोनों में। अब स्पॉइल का देखो, नॉर्मल लॉस है, ये तो मीनिंग था, नॉर्मल लॉस है, गुड यूनिट बॉन्ड करेगा, कोई दिक्कत नहीं। क्या तरीका है तो तरीका क्या है, एक ऐसा कर सकते हो कि प्रोडक्शन ओवरहेड में चार्ज कर दो, ऑटोमेटिक सारे प्रोडक्ट के कॉस्ट पे आ जाएगा। याद करो नॉन इंटीग्रल एंड इंटीग्रल में कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में ये चीज कर रहे थे, कॉस्ट अकाउंटिंग सिस्टम में ये कर रहे थे। स्टोर लेजर कंट्रोल अकाउंट में नॉर्मल लॉस हो रहा था, उसको कहाँ भेज रहे थे, प्रोडक्शन ओवरहेड में भेज रहे थे। और मैं क्या बोला, ऑटोमेटिक प्रोडक्शन ओवरहेड में कॉस्ट में जुड़ गया, सब प्रोडक्ट पे बट गया। याद आ रहा है कुछ? नहीं आ रहा तो यानी कि आपने अच्छे से अभी रिवाइज किया नहीं है, उसको एक बार देखना, क्योंकि मैं रेफरेंस दे रहा हूँ वहां पे पक्का ऐसा हो रहा होगा। एक तो तरीका है मैं सीधा बोल दूं पढ़ा दूं, और उससे बेहतर है कि जो चीज हमने प्रैक्टिकली किया है उसको ध्यान दे। वैसे ही स्पॉइल अगर अब नॉर्मल है, कॉस्टिंग पीएल में जाएगा, पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड था उस जॉब पे चार्ज कर दो, कॉस्टिंग पीएल में ना भेज के। डिफेक्टिव जो कि फर्दर प्रोसेस हो सकता है, नॉर्मल लॉस गुड यूनिट बॉन्ड करेंगे, अब नॉर्मल लॉस कॉस्टिंग पीएल में भेज दो, पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड है उस जॉब पे वो लॉस चार्ज कर दो, है कि नहीं? रेक्टिफिएबल है, अगर रेक्टिफाई करके उसको ठीक किया जा सकता है, तो रेक्टिफिकेशन का जो कॉस्ट है, जो भी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में रेक्टिफाई हो रहा है उस डिपार्टमेंट का ओवरहेड हो जाएगा, या फिर फैक्ट्री ओवरहेड। चलो स्क्रैप और डिफेक्टिव में क्या डिफरेंस है, स्क्रैप पता है आउटपुट पे हो रहा था, तभी तो उसका नेट रियलाइजेबल वैल्यू था, पर ये डिफेक्टिव इनपुट आउटपुट किसी पे भी हो सकता है। स्क्रैप को हम ठीक उसके बाद रेक्टिफाई नहीं कर सकते, फर्दर प्रोसेस नहीं कर सकते, पर डिफेक्टिव में अभी हमने पढ़ा था ना कि हम कर सकते हैं। स्क्रैप को हम बेच दे रहे थे, और डिफेक्टिव को हम फर्दर प्रोसेस करते हैं, छोटे मोटे डिफेक्ट होते हैं। एब्सोलेंस का मतलब डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ पर्टिकुलर आइटम, कि उसके वैल्यू में डिक्रीज आ गई,
स्पेशली बोले तो इंट्रेंसिक वैल्यू क्यों डिक्रीज आ गई, ड्यू टू जैसे चेंज हो जाता है, चीजें आउटडेटेड हो जाती हैं, तो आपको क्या अब नॉर्मल लॉस है, कोशिश करो वो आउटडेटेड चीजों को जो भी प्राइस अवेलेबल हो रहा है उस पर बेच दो, है कि नहीं। तो चलो, एक ट्रीटमेंट ऑफ मटेरियल लॉस इंपॉर्टेंट था, स्टोर लेजर एंड बिन कार्ड का डिफरेंस इंपॉर्टेंट था, और ये जो कुछ टेक्निक थे ये इंपॉर्टेंट था। अब हम आते हैं लेबर पे, एम्प्लॉय कॉस्ट पे। देखो, लेबर टर्नओवर, लेबर इफिशिएंसी एंड मेथड ऑफ रिनोवेशन, ये मैं प्रैक्टिकल पढ़ाते टाइम पढ़ाया था। इस पे थ्योरी आएगा, 3 क्वेश्चन बनते हैं, देखते हैं अभी लेबर चैप्टर से। एक और, लेबर टर्नओवर में एक थ्योरी था, कॉजेज ऑफ लेबर टर्नओवर एंड कॉस्ट, ये मैंने नहीं पढ़ाया था, मैंने सिर्फ आपको लेबर टर्नओवर का मेथड पढ़ाया था, यानी कि 3 टॉपिक ये प्लस एक टॉपिक ये, 4 टॉपिक में क्वेश्चन आ सकता है, ठीक। चलो लेबर टर्नओवर देखते हैं। इस पे मैंने बोला कॉजेज एंड कॉस्ट। कॉजेज, कि लेबर टर्नओवर क्यों होता है, एक ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के एम्प्लॉय दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में क्यों जाता है। कुछ पर्सनल रीजन हो सकते हैं जो एम्प्लॉय के हैंड पे होते हैं, जैसे उसको जॉब चेंज करना था बेटरमेंट के लिए, एक ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के दूसरे में जा सकता है। इल हेल्थ या ओल्ड एज, प्री मैच्योर रिटायरमेंट ड्यू टू इल हेल्थ या ओल्ड एज, कई बार प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेनी पड़ती है इसलिए छोड़ देता है ना, कि तबीयत खराब हो गई, मतलब उसके बाद काम नहीं कर सकता, फिजिकल कोई प्रॉब्लम हो गई, या फिर ओल्ड एज, डोमेस्टिक प्रॉब्लम एंड फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी, कई बार अपनी घरेलू प्रॉब्लम या फिर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी से इंसान को एक शहर से दूसरे शहर में, मतलब मान लो शहर में काम कर रहा था, अब कहीं गांव के साइड में जहाँ पे उनकी फैमिली रहती है वहां जाना पड़ गया। डिसकम्फोर्टेड, डिसकंटेंट ओवर जॉब एंड वर्किंग इन्वायरमेंट, इंसान को जॉब से प्रॉब्लम है, खुश नहीं है, वर्किंग इन्वायरमेंट से खुश नहीं है, इसलिए छोड़ के जाना चाहता है, तो उसकी पर्सनल प्रॉब्लम है, सारे पर्सनल रीजन थे। आपको तीनों रीजन ध्यान देना है। अनएवॉइडेबल मतलब वो रीजन, वो लिमिटेशंस बोलो जो जनरली नहीं चेंज किया जा सकता है। एवॉइडेबल मतलब वो लिमिटेशन जो चेंज किया जा सकता है, थोड़ी बहुत चेंजेस करने से इस रीजन को रोका जा सकता है, और इसको नहीं रोका जा सकता है। अनएवॉइडेबल में देखो, सीजनल नेचर ऑफ बिजनेस, वो बिजनेस ही 6 महीने खुलती है, 6 महीने बंद रहता है, जैसे पटाखे की बिजनेस, पूरी साल थोड़ी ना पटाखा बनता होगा। प्लांट के लोकेशन में चेंज हो गया, कि एक शहर से दूसरे शहर में प्लांट का लोकेशन शिफ्ट हो गया, मुझे चेंज नहीं करना, तो मैं क्या करूंगा इस वजह से भी हो जाएगा। शॉर्टेज ऑफ रॉ मटेरियल, पावर, स्लैक्स मार्केट फॉर प्रोडक्ट, कई बार कंपनी की ऐसी दुर्गति हो जाती है, इस वजह से भी इंसान को लेबर टर्नओवर फेस करनी पड़ती है। डिजेबिलिटी, कई बार हम अनफिट हो जाते हैं जॉब के लिए, या कोई पर्सनल डिजेबिलिटी आ जाती है जिसकी वजह से हम नहीं वो चीज कर पाते हैं, कोई एक्सीडेंट हो गया, कुछ हो गया, वो काम नहीं कर सकता, तो अनएवॉइडेबल रीजन है, उसमें क्या कर सकते हैं, डिस डिसिप्लिनरी मेजर्स, यानी कि किसी को कंपनी ने निकाल दिया किसी चीज में पकड़ के, उसमें भी कुछ नहीं कर सकते। एवॉइडेबल रीजन यानी कि वो डिससेटिस्फैक्शन है, ये जिसको चेंज किया जा सकता है, जैसे डिससेटिस्फैक्शन विद जॉब, रिन्यूमरेशन, वर्किंग आवर, इंसान खुश नहीं है जॉब से, वर्किंग आवर से, बहुत घंटे काम करना पड़ता है, ऑड आवर से, दिन में इंसान को काम करने का मन है, रात में काम करना पड़ता है, इस वजह से भी तो चेंज किया जा सकता है ना, खुश नहीं है तो उस चीज को चेंज कर दो, खुश हो जाएगा। रिलेशन खराब है मैनेजमेंट से, सुपरवाइजर से, फेलो मेंबर से। लैक ऑफ ट्रेनिंग एंड प्रमोशन, कई बार ट्रेनिंग प्रमोशन नहीं मिलता है तो इंसान सोचता है यहाँ कोई ग्रोथ नहीं है, चलो इसको छोड़ के अच्छे ऑर्गेनाइजेशन में, तो ट्रेनिंग प्रमोशन दे के उस रीजन को चेंज किया जा सकता है, रोका जा सकता है, ठीक है। वैसे ही देख लेना लोअर वेजेस एंड सैलरी, सिंपल सा पॉइंट है ये। रेमेडी, कैसे इसको रोका जा सकता है। एग्जिट इंटरव्यू, जो भी छोड़ के जा रहे हो उससे पूछो क्यों जा रहे हो भाई, क्या दिक्कत हो गई। जॉब एनालिसिस एंड इवैल्यूएशन, देखो कि जॉब एनालिसिस में कोई दिक्कत, जॉब में तो कोई दिक्कत नहीं, कि क्या प्रॉब्लम की वजह से इंसान छोड़ के जा रहे हैं, है कि नहीं। यूजेस ऑफ कमिटी, एक कमिटी बना दो,
कि जो भी छोड़ के जाए वो कमिटी प्रॉपर एनालिसिस करे कि क्यों छोड़ के गया, क्या छोड़ के गया। कई बार महिलाओं के साथ गलत चीज हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, वो छोड़ के जाते हैं पर वो किसी को कंप्लेन नहीं कर सकते, तो एक इंडिपेंडेंट कमिटी होगा वो बोल तो सकते हैं ना। हेल्दी वर्किंग कंडीशन, ऐसा वर्किंग कंडीशन रखो कि सबका मन लगे, सब मोटिवेटेड रहे। और रिक्रूटमेंट, प्लेसमेंट एंड प्रमोशन का सिस्टम थोड़ा साइंटिफिक रखो कि अच्छे लोगों को ही लो, ऐसे भगौड़े लोगों को मत लो जो बार बार छोड़ दे, है ना, जिनका काम करने का मोटिवेशन ही नहीं है, मन ही नहीं है। कॉस्ट देखो, एक प्रिवेंटिव होता है कि रोका, जिससे रोका जा सकता है ये कॉस्ट इनकर्ड करके लेबर टर्नओवर को। लेबर छोड़ के नहीं जाएंगे दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे बढ़िया बोनस दो, वेजेज एंड सैलरी ज्यादा दो, है कि नहीं, मेडिकल फैसिलिटी दो। इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव कॉस्ट। ओवरहेड का खर्चा है। दूसरा रिप्लेसमेंट कॉस्ट। रिप्लेसमेंट कॉस्ट का मतलब होता है छोड़ के गया, अब नया आ रहा है तो उसमें क्या कॉस्ट लगेगा। देखो, एक तो इसको ट्रेनिंग देना पड़ेगा, रिक्रूटमेंट करनी पड़ेगी, इस चीज का कॉस्ट आता है प्लस। और नया नया आएगा तो आउटपुट खराब निकालेगा, है कि नहीं, चीजें खराब कर दिया, लो क्वालिटी का आउटपुट निकाला, वेस्टेज कर रहा है, ये सारे कॉस्ट आते हैं। उसके बाद अगला है ट्रीटमेंट ऑफ आइडल टाइम। लेबर अगर खाली बैठता है किसी भी रीजन से तो उसका खाली बैठने का जो कॉस्ट है, आइडल टाइम है, उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे। देखो, आइडल टाइम कंट्रोलेबिलिटी के बेसिस पे बांटा जा सकता है। जब आइडल टाइम का है तो यही चीज लिखोगे कंट्रोलेबिलिटी के बेसिस पे, जो है एक नॉर्मल, एक अब नॉर्मल। नॉर्मल आइडल टाइम का मतलब क्या कि अरे एम्प्लॉई को थोड़ा बहुत इसलिए खाली बैठा है क्योंकि उस समय के लिए आप पेमेंट तो कर रहे हो और उस समय में काम करना संभव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, जब एम्प्लॉय एंट्री हुआ, अटेंडेंस लगाया फैक्ट्री गेट में, अब फैक्ट्री गेट से लेके प्रोडक्शन तक जाने में भी समय लगता होगा, है, है कि नहीं, वो टाइम वेस्ट हुआ। अब उसमें क्या कर सकते हैं, वो तो वेस्ट ही होगा। मान लो 2 बार टी ब्रेक है 10-10 मिनट का, टी ब्रेक में टाइम वेस्ट हुआ, है कि नहीं। मान लो वो वॉशरूम जाता है एम्प्लॉय दिन में 2 बार 3 बार, उसमें टाइम वेस्ट हुआ। तो ये सब नॉर्मल आइडल टाइम है। ये हम नॉर्मल आइडल टाइम से जो लॉस होता है, जो हम नॉर्मल आइडल टाइम का कॉस्ट है, वो किससे रिकवर करते हैं, तो हम उसको प्रोडक्शन कॉस्ट का हिस्सा मानते हैं और हम रिकवर कर लेते हैं यूनिट्स को बेच के। कैसे, लेबर रेट को ही हम बढ़ा देते हैं, है ना, लेबर रेट को इंक्रीज कर दिया। लेबर रेट निकालते टाइम याद करो, टोटल वेजेज इफेक्टिव आवर, ये कैसे निकलता था, टोटल आवर्स माइनस आइडल, नॉर्मल आइडल टाइम। अब देखो, जब नॉर्मल आइडल टाइम घटाओगे नीचे तो ऑटोमेटिक ये लेबर रेट बढ़ जाएगा, और रेट जब चार्ज होगा प्रोडक्ट पे तो ऑटोमेटिक प्रोडक्ट से रिकवर हो जाएगा नॉर्मल, ठीक है। वैसे ही अब नॉर्मल देखो, अब नॉर्मल रीजन मतलब जो कि मान लो फॉर एग्जांपल पावर फेलियर, 6 घंटे लाइट ही नहीं थी फैक्ट्री में, ब्रेक डाउन ऑफ मशीनरी, मशीन खराब हो गया और लेबर सब बैठे हुए हैं। अब पेमेंट तो उनको देनी पड़ेगी और रॉ मटेरियल नहीं है, लॉकडाउन हो गया, पुअर सुपरविजन, ये सारे अब नॉर्मल रीजन से होने वाले जो लॉस है आइडल टाइम का, वो इसकी जो लॉस होती है उसको हम कॉस्टिंग पीएल में ट्रांसफर करते हैं, ठीक है। फंक्शन के बेसिस पे भी आइडल टाइम को बांट सकते हो। प्रोडक्टिव कॉज मतलब, प्रोडक्टिव कॉज मतलब वो रीजन जिसकी वजह से प्रोडक्शन नहीं हो पाई। एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज मतलब एडमिनिस्ट्रेशन का जिसमें गलती है, जैसे पुअर प्लानिंग, अनयूटिलाइज कैपेसिटी, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट जो है वो मैंने इंपॉर्टेंट यहाँ पे मार्क कर दिया। आ जाओ आगे। इकोनॉमिक कॉज मतलब जो बड़े लेवल पे चीजें होती हैं, जैसे कंट्री में ही लॉकडाउन हो गया, इकोनॉमिक कॉज है, बंद है, खाली है लेबर। ओवर टाइम का ट्रीटमेंट, देखो, लेबर को हमें कई बार प्रोडक्शन के लिए ओवर टाइम करवाना पड़ता है मीट करने के लिए, और ओवर टाइम में जो पेमेंट देते हैं उसको क्या ट्रीटमेंट करना है, उस ओवर टाइम प्रीमियम को ये देख रहे हैं, ठीक है। चलो, रीजन ऑफ ओवर टाइम की सीजनल लॉस, मेन सीजन में खूब सारा प्रोडक्शन करना पड़ता है, न्यू ऑर्डर आ गया कि आप प्रोडक्शन कर रहे हैं, कोई नया ऑर्डर आ गया, ह्यूज ऑर्डर, तो ओवर टाइम करनी पड़ सकती है। देखो, ओवर टाइम अगर किसी पर्टिकुलर जॉब से रिलेटेड है तो उस जॉब पे चार्ज कर दो, है ना। नेग्लिजेंस ऑफ पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट का ओवर खर्चे में चार्ज हो जाएगा। अर्थक्वेक, सरकमस्टांसेस बियॉन्ड कंट्रोल, जैसे फ्लड, अर्थक्वेक, अब नॉर्मल रीजन है, कॉस्टिंग पीएल में डाल दो। शॉर्टफॉल इन प्रोडक्शन,
प्रोडक्शन में ही शॉर्टफॉल है, हम लोग प्रोडक्शन को मीट नहीं कर पा रहे हैं, जनरल ओवरहेड में डाल दो। रेगुलर कंपनी पॉलिसी, कंपनी की जो कैपेसिटी है बनाने की वही कम है, और रेगुलर कंपनी की पॉलिसी ये है कि ओवर टाइम करना ही पड़ता है, कोई दिक्कत नहीं, लेबर रेट बढ़ा दो, ओवर टाइम को भी लेबर की जो वेजेज है उसमें जोड़ के और रेट निकालते टाइम लेबर रेट ही बढ़ा दो। ठीक है, चलो अगला इंपॉर्टेंट, टाइम कीपिंग, टाइम रिकॉर्डिंग। चलो देखो, टाइम कीपिंग क्या होता है। मान लो एक एम्प्लॉय आया, लेबर आया, फैक्ट्री गेट पे था, फैक्ट्री गेट में इंटर करते टाइम रजिस्ट्री में एंट्री किया कि मैं इतने बजे आया, शाम को निकलते टाइम में एंट्री करेगा, उसी के अनुसार तो उसका वेजेस कैलकुलेट होगा, रोज कितने घंटे काम किया, इसको बोलते हैं टाइम कीपिंग, मतलब रिकॉर्डिंग ऑफ अटेंडेंस, क्यों, फॉर द पर्पज ऑफ कैलकुलेशन ऑफ वेजेस। ठीक है, तरीका क्या है, मैनुअल, एक तो रजिस्टर पे जो रिकॉर्ड होता है वो, एक डिक्स मेथड। देखो डिक्स मेथड में होता क्या था, बहुत पुराना मेथड है, एक आपको टोकन दे देते थे, मेटालिक टोकन होता था, उसमें नंबर लिखा रहता था, सबका अपना यूनिक होता था। जैसे ही एंट्री टाइम है, मान लो 9 बजे आना है फैक्ट्री में, उससे पहले एक बॉक्स रख देते थे, जो भी इंसान आ रहा है अपना टोकन उस बॉक्स में रखा, फैक्ट्री में गया, काम किया, 9 बज गया जब कि एंट्री का टाइम खत्म हो गया, अब इससे ज्यादा लेट आने वाले लेट होंगे, तो बॉक्स उठा के ले जाता था गेट कीपर और कहीं रख देता था। अब होता क्या था, उससे लेट जो भी इंसान आएगा उसको अपनी जो डिक्स है, मेटालिक डिक्स, उसको तो सबमिट करने हैं, तो वो गेट कीपर को देता था और वो नोट करता था कितना देर लेट आया, कितना देर लेट आया। वैसे ही शाम को जाते टाइम भी बॉक्स रख दिया, रख के जा रहे हैं, उसके बाद जो जा रहे हैं वो गेट कीपर को दे के जा रहे हैं, जो लेट जा रहे हैं, तो लिखता था इतना देर ओवर टाइम किया, इतना देर ओवर टाइम किया, और ऐसे वेजेस कैलकुलेट करते थे। मैकेनिकल मतलब आजकल जो आया है, फिंगरप्रिंट लगा दो, ऑटोमेटिक अटेंडेंस हो जाएगा। टाइम बुकिंग का मतलब क्या होता है कि मान लो एम्प्लॉय जो लेबर है वो फैक्ट्री में चला गया, अब वो दिन भर में तो 10 जगह पे काम किया होगा, फॉर एग्जांपल कुछ घंटे इस मशीन पे, कुछ घंटे उस मशीन पे, तो किस मशीन पे कितना काम किया है इसको रिकॉर्ड करने को बोलते हैं, या किस प्रोडक्ट पे कितना काम किया है, टाइम बुकिंग। ये क्यों जरूरी है? कॉस्ट एनालिसिस के लिए, रिकॉर्डिंग फॉर यूटिलाइजेशन पॉइंट ऑफ व्यू। क्यों कॉस्ट एनालिसिस के, कि हमें एक मशीन पे उस एम्प्लॉय का कितना खर्चा बांटना है कि नहीं, या फिर एक जॉब पे कितना खर्चा बांटना है, ये पता करने के लिए जरूरी है कि वो जो भी 9 घंटे काम किया वो कहाँ कहाँ कितना समय दिया, पता होना चाहिए, है ना। मेथड क्या है, डेली टाइम शीट, कि डेली टाइम शीट बनाओ रोज रोज, कि कितना घंटा किस पे काम किया। वीकली टाइम शीट, वीक में एक बार टाइम शीट को अपडेट करो, कितना घंटा किस चीज पे काम किया। और एक है जॉब कार्ड, कि आपके पास जॉब कार्ड है, आप जॉब कार्ड में लिखते जाओ रोज के जॉब कार्ड में कि आपने किस किस जॉब पे कितना घंटा काम किया। ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट था मैंने पढ़ा दिया आपको। अगला वगैरह कॉस्ट शीट देखते हैं, इसमें एक छोटा सा चीज देखना है आपको। कॉस्ट शीट का फॉर्मेट तो आपने देखा ही है, ये डिफरेंस ये मैंने वैसे पढ़ाया था कॉस्ट शीट पढ़ाते टाइम, तब भी कई बार पूछता है प्रोडक्शन एंड कॉस्ट शीट का डिफरेंस। देखो कॉस्ट शीट में, कॉस्ट शीट का फॉर्मेट ये रहा, इसी को अगर डबल एंट्री सिस्टम में एक लेजर बना के किया जाए तो उसको बोलते हैं प्रोडक्शन कॉस्ट। ठीक है, ये भी सेम वैसे ही है, कॉस्ट निकालने का, और सेल प्राइस रख दोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा, है कि नहीं, सेम फॉर्मेट है, बस डबल एंट्री में, इसको बोलते हैं प्रोडक्शन अकाउंट। तो डबल एंट्री के बेस है, कॉस्ट शीट डबल एंट्री पे बेस नहीं है, नॉर्मल एक फॉर्मेट है। अकाउंटिंग प्रेजेंटेशन, कॉस्टिंग प्रेजेंटेशन, ये लेस डिटेल होता है, इसमें ना हर एक कॉस्ट के आइटम को एकदम उसके अंदर कितना है वो सब नहीं लिखते, एक प्रॉपर हेडिंग लिख देते हैं, उसका अमाउंट डाल देते हैं, उसके भीतर क्या कॉस्ट क्लासिफिकेशन नहीं, पर कॉस्ट शीट बड़ी डिटेल में प्रेजेंटेशन होता है कॉस्ट का, हर एक आइटम आइटम लिखते हैं कॉस्ट शीट के भीतर। एक हेडिंग के अंदर अगर 5 लाख है ना, उसके अंदर भी कौन कौन से खर्चे वो भी अलग करके लिखते हैं। ठीक, देखो यूजफुल फॉर टेंडर एंड कोटेशन, बाहर वालों को अगर हम टेंडर बना के देते हैं कि कितने में चीज बना दूंगा, हम अपनी पूरी कॉस्ट का इंफॉर्मेशन नहीं देते हैं, और ये यूजफुल नहीं है, प्रोडक्शन अकाउंट यूजफुल है। ठीक है, अगला चैप्टर देखो, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पे एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो।
एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पे जो नोट्स है, मैं अपने ही नोट से पढ़ा रहा हूँ सब चीज। ये इंपॉर्टेंट है कि कौन कौन सा खर्चा का कॉस्ट ड्राइवर क्या है। कॉस्ट ड्राइवर मतलब कौन सा खर्चा किस पे बेस्ड है। जैसे ऑर्डरिंग कॉस्ट, नंबर ऑफ ऑर्डर है कॉस्ट ड्राइवर, नंबर ऑफ ऑर्डर बढ़ने घटने से ऑर्डरिंग कॉस्ट बढ़ेगा घटेगा, वैसे ही टाइप का। तो ये सारा कॉस्ट ड्राइवर आपको याद रखना है। ऑर्डरिंग कॉस्ट, परचेज ऑर्डर, मशीन का कॉस्ट, मशीन आवर, मशीन आवर ज़्यादा लगेगा, मशीन ज़्यादा चलेंगी, मशीन कॉस्ट भी ज़्यादा आएगा। पेंटिंग, नंबर ऑफ पार्ट्स, पैकिंग, नंबर ऑफ डिलीवरी, स्टोर, नंबर ऑफ रिक्विजिशन, सेटअप, नंबर ऑफ सेटअप या प्रोडक्शन रन इनटू आवर्स करके जो प्रोडक्ट आता है उस पे, इंस्पेक्शन, नंबर ऑफ सेटअप या इंस्पेक्शन आवर के बेसिस पे। वैसे डिस्ट्रीब्यूशन, नंबर ऑफ यूनिट डिस्ट्रीब्यूटेड या नंबर ऑफ कस्टमर के बेसिस पे ये कॉस्ट चेंज होते हैं। ठीक, तो हर एक एक्टिविटी का कॉस्ट जो है वो किस पे चेंज होता है, ये थोड़ा आपको ध्यान देना है। ये मैंने पढ़ाया भी था एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में, ये याद रखना थ्योरी के लिए, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। अगला एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग एंड ट्रेडिशनल कॉस्टिंग का डिफरेंस, ये मैंने पढ़ा दिया था, तब भी आपको एक बार समझा देता हूँ। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग में क्या था, एक प्रॉपर डिपार्टमेंट का हम ओवरहेड लेते थे, एक पर्टिकुलर बेस लेते थे, लेबर आवर या मशीन आवर, और उसके बेसिस पे एक रेट निकालते थे, रिकवरी रेट, और प्रोडक्ट पे चार्ज कर देते थे। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में क्या होता है कि एक्टिविटी का ओवरहेड निकालते हैं, कॉस्ट ड्राइवर पता करते हैं हर एक एक्टिविटी का, कॉस्ट ड्राइवर के अनुसार क्या रेट आना चाहिए एक्टिविटी का, पर कॉस्ट ड्राइवर क्या कॉस्ट आना चाहिए, ये निकालते हैं, ओवरहेड पे चार्ज करते हैं। ठीक, ट्रेडिशनल मेथड लेस रियलिस्टिक है कि नहीं। ये चीज मैंने वहां पढ़ाते टाइम, एग्जांपल देते टाइम बोला था कि हो सकता है कोई ऐसा खर्चा प्रोडक्ट पे बच जाए जो हुआ ही नहीं, या फिर कम हुआ था ज्यादा बढ़ गया। और एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग ज्यादा रियलिस्टिक है, यही चीज यहाँ लिखा है। एक्टिविटी से रिलेटेड ओवरहेड होते हैं या कॉस्ट सेंटर, डिपार्टमेंट, मोर रियलिस्टिक लेस रियलिस्टिक। ये क्या होता है, एक्टिविटी कॉस्ट ड्राइवर, इसमें पता करते हैं कि कॉस्ट ड्राइवर क्या है, तभी तो कॉस्ट और कॉस्ट ड्राइवर निकालेंगे। इसमें मशीन आवर या लेबर आवर जनरली कॉस्ट ड्राइवर होते हैं। ओवरहेड कॉस्ट ड्राइवर के बेसिस पे यहाँ पे और कॉस्ट ड्राइवर निकाल गया तब प्रोडक्ट पे चार्ज करते हैं, यहाँ पे मशीन आवर या लेबर आवर। लास्ट जो है, ये थोड़ा मीनिंग याद रखना, ये मैंने बता दिया है, डुप्लीकेसी करने की जरूरत नहीं है। ये क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटी, यूनिट लेवल मतलब वो एक्टिविटी जो एक यूनिट बनाने का काम आता है, यूनिट के लिए, ईच यूनिट के लिए होता है। फॉर एग्जांपल इनडायरेक्ट मटेरियल कंज्यूमेबल, हर एक यूनिट बनते टाइम लगते हैं, है कि नहीं। अब ये है क्या, ओवरहेड है, तो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में पढ़ रहे हैं, ओवरहेड को ही तो बांटना पड़ते हैं, और एक पर्टिकुलर यूनिट से रिलेटेड है। बैच मतलब एक्टिविटी फॉर बैच, एक प्रॉपर बैच करने, बैच बनाने के लिए वो एक्टिविटी इंकर्ड होता है। जैसे सेटिंग इक्विपमेंट, एक बार इक्विपमेंट सेट करते होंगे तो एक प्रॉपर जब बैच बनता होगा तो 500 आइटम निकलते होंगे, अगर 500 का बैच है तो फिर दोबारा इक्विपमेंट सेट करते होंगे, फिर 500 का बैच बनता होगा, है कि नहीं। मटेरियल ऑर्डरिंग, इंस्पेक्शन, प्रोडक्शन सस्टेनेबल मतलब एंटायर प्रोडक्शन के लिए जो एक्टिविटी होते हैं, जैसे कि डिजाइन हो गया, ड्राइंग ऑफ प्रोडक्ट हो गया, प्रोड्यूसिंग पार्ट स्पेसिफिकेशन, एक पर्टिकुलर पार्ट का स्पेसिफिकेशन का जो है कि एक बार बन गया तब तो पूरा प्रोडक्शन के लिए सेम ही होगा ना। डिजाइन एक बार बन गया पूरे यूनिट का प्रोडक्शन के लिए सेम ही होगा ना। वैसे ही फैसिलिटी लेवल का मतलब ऑर्गेनाइजेशन लेवल, जो कि पूरा प्रोडक्शन लाइन को हेल्प करता है, जैसे कि टैक्स कंप्लायंस, प्लांट मेंटेनेंस, मैनेजर मैनेजर सैलरी, ये सब जो एक्टिविटी है पूरा ऑर्गेनाइजेशन लेवल का एक्टिविटी है। ठीक है, यूनिट लेवल, बैच लेवल, प्रोडक्शन सस्टेनिंग लाइन एंड फैसिलिटी लेवल। ये देखो जरा, प्रोसेस कॉस्टिंग। प्रोसेस कॉस्टिंग में एक इंपॉर्टेंट ये इंटर प्रोसेस प्रॉफिटेबिलिटी का एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। देखो, एक प्रोसेस दूसरे प्रोसेस को कॉस्ट पे भी गुड्स भेज सकता है, कॉस्ट पे, या फिर ट्रांसफर प्राइस या मार्केट प्राइस, यानी कि ट्रांसफर प्राइस का मतलब अपना प्रॉफिट जोड़ के, या मार्केट प्राइस जितने में मार्केट में बेचता है उतने पे। तो इसमें प्रॉफिट होते हैं,
ये इंटर प्रोसेस प्रॉफिटेबिलिटी का एडवांटेज क्या है, तो एक तो हर एक प्रोसेस का प्रॉफिटेबिलिटी पता चलेगा, दूसरा मेक और बाय डिसीजन, मतलब तभी तो पता चलेगा कि इस जो सेकेंड प्रोसेस है इसको खरीदना ज़्यादा सस्ता पड़ रहा है बाहर से, किस प्रोसेस वन से लेना ज़्यादा सस्ता पड़ रहा है। और बाहर से खरीदना ज़्यादा सस्ता पड़े तो प्रोसेस वन को बंद कर देंगे, है कि नहीं? पर इसका डिसएडवांटेज क्या है, एक तो कॉम्प्लिकेटेड है प्रोसेस का इंटर प्रोसेस प्रॉफिटेबिलिटी निकालना, दूसरा नॉट रियलाइज, जब तक कि वो गुड्स बन के बिकेंगे नहीं तब तक वो प्रॉफिट रियलाइज थोड़ी ना हुआ है। दूसरा ट्रीटमेंट ऑफ गेन और लॉस, ध्यान रखना प्रैक्टिकल पढ़ाते टाइम बिल्कुल डिटेल में पढ़ाया है, यहाँ दोबारा पढ़ने की जरूरत नहीं है। थर्ड, थोड़ी सी वैल्यूएशन ऑफ WIP ध्यान रखना, ठीक है? वैल्यूएशन ऑफ WIP फीफो मेथड में क्या था, वेटेड एवरेज में क्या था, और ये तो ध्यान देने की जरूरत ही नहीं है, लिफो मेथड, सिर्फ फीफो एंड वेटेड एवरेज दो ही मेथड है जनरली यूज होते हैं, ठीक? फीफो मेथड में क्या था कि हम कंप्लीटेड यूनिट को ओपनिंग और करंट ईयर में बांटते थे, वेटेड एवरेज में सीधा कंप्लीटेड यूनिट लेते थे। फीफो मेथड में कॉस्ट सिर्फ करंट ईयर का लेते थे, वेटेड एवरेज में करंट ईयर प्लस ओपनिंग दोनों का कॉस्ट लेते थे, कॉस्ट पर यूनिट यूनिट निकालने के लिए देख लेना आप। पर ये जो है गेन और लॉस का ट्रीटमेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इंटर प्रोसेस प्रॉफिटेबिलिटी, तो यही बस दो क्वेश्चन आपको ध्यान देना है।